बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे बीए द्वितीय वर्ष गृह विज्ञान जो छात्र छात्राएं हमारे लिए होंगे उनके लिए आज का वीडियो समर्पित रहेगा। और बहुत ही अच्छे तरीके से हम गृह विज्ञान अर्थात होम साइंस के पेपर 1 में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो सॉल्व मॉडल पेपर होगा एक प्रकार से, जो भी प्रश्न बताएंगे उसके आपको आंसर बताने का प्रयास रहेगा, कैसे उसको लिखा जाता है इसकी शैली भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। मतलब कहने का ये है कि आप बहुत अच्छे तरीके से जानने वाले हैं हर एक प्रश्नों के उत्तर को, और एक ही वीडियो में मात्र बहुत ज़्यादा जानकारी पाएंगे। ओके, चलिए प्रारंभ करते हैं कक्षा को बिना समय गवाए हुए। आसानी से हम समझते हुए चलते हैं। होम साइंस गृह विज्ञान, जैसा कि आपको पता है जो छात्र छात्राएं हमारे गृह विज्ञान लिए होंगे उनके पेपर 1 का नाम क्या है? आहार एवं मौलिक क्या है? आहार एवं पोषण का मौलिक सिद्धांत या आहार एवं पोषण के मौलिक तत्व। ओके, चाहे तत्व बोल दो, चाहे मूल तत्व बोल दो, चाहे मौलिक सिद्धांत बोल दो, बात एक ही है। ओके, और इसी के बारे में हमको खास करके चर्चा करनी है। बड़े ही आसानी से हर एक मुद्दे को हम समझने का प्रयास करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। निश्चित तौर पर जब आप वीडियो देख करके और पूरी की पूरी वीडियो जब आपकी ख़त्म होगी अर्थात सेशन जब आपका जो है समाप्त होने की ओर होगा, तब आपको एक प्रकार से आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा बहुत आगे तक जाएगा, बहुत ऊंचा स्तर होगा उसका। और आपको पता चलेगा कि हाँ, कोई ऐसा चैनल है जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से हर एक मुद्दे में आपका साथ निभाता है। और आप लोगों के लिए मैं बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रहा हूँ। जल्द ही आप लोगों के लिए मैं एक व्यवस्था करने वाला हूँ, तो आप लोग वो जान करके खुशी होंगे। तो आप लोग बताइए, गेस करिए कि वो कौन सी चीज़ें हैं, और मैं आपको बताऊँगा। मैं आप लोगों के लिए एक बढ़िया कार्य कर रहा हूँ और उस पर मैं कार्य कर रहा हूँ। जल्द ही आपके समक्ष वो चीज़ें आपके आएंगी। ओके, चलिए। हालांकि मॉडल पेपर देखिए, अभी ये देखते हैं भाई। मॉडल पेपर ये किसका है, पेपर का क्या नाम है उसको आपको बता दें। अंग्रेजी उसकी अंग्रेजी में पेपर का क्या नाम है? तो बी द्वितीय वर्ष गृह विज्ञान पेपर 1 आहार एवं पोषण के मौलिक सिद्धांत या मौलिक तत्व, इसका नाम है फंडामेंटल ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। ओके, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मॉडल पेपर है 2022 का। आपको बता दें कि अगर आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है तो आप जो है हमारे चैनल पर पहले से भी 2021 का मॉडल पेपर जो पड़ा हुआ है उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। वह भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसमें भी हमने बहुत सारी बातें आपको बताई हैं अच्छी अच्छी। तो आप उस वीडियो को भी देख करके अच्छी जो है जानकारी ग्रहण कर सकते हैं। और यह वीडियो तो आप लोगों के लिए एक प्रकार से पूर्णतः समर्पित ही है। ओके, और 2021 में जो हमने मॉडल पेपर में प्रश्न रखे थे, बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आए थे। लगभग जो है 90% प्रश्न हमारे मॉडल पेपर से आए थे। अब आपको ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं बताते हुए हम जो है प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और आसानी समझते हैं। मॉडल पेपर है आपका 2022 का। और आपको बता दें कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का मॉडल पेपर जो होता है अलग अलग होता है, अर्थात पूछे जाने का जो तरीका होता है प्रश्नों की वो अलग होता है। लेकिन अगर आपके पेपर जो है आपका पेपर लिखित होना है तो आपको बता दूं, आपके जो आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। उसमें आपको जो है कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। और जब लिखित पेपर होता है तो उसमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 टाइप के प्रश्न होते हैं जनरली। किसी किसी विश्वविद्यालय में केवल 2 टाइप के आते हैं, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय पूछे जाते हैं। लेकिन अधिकतर विश्वविद्यालय में अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय पूछे जाते हैं। इसीलिए मेरा खास करके इस वीडियो को बनाने का मकसद या इस सेशन को लाने का मकसद ये है कि आप इसमें हम 10 जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे, जिनको आपको 50 शब्दों में लिखना होता है एक प्रश्न के उत्तर को। और जो है और 10 हम जो है मतलब लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्नों को पर चर्चा करेंगे। 10 लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनमें से आपको केवल 5 करने होंगे और इनमें से 10 के 10 को ये करने होंगे। लेकिन ये 10 के 10 आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमने इन प्रश्नों को रखा। अगर आप इन 10 प्रश्नों को अति लघु उत्तरीय के तैयार कर लेंगे, ये 10 को लघु उत्तरीय का और 5 जो हमने रखा दीर्घ उत्तरीय का तैयार कर लेते हैं, तो आप मान करके चलिए कि आपने सारी की सारी तैयारियां कर ली है। आपको कहीं से कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद में मैं मॉडल पेपर सेट करता हूँ। बहुत मेहनत पड़ती है एक एक प्रश्नों को ढूंढने में, पिछले 5 वर्षों के पेपर को देखना पड़ता है, इधर इधर वेबसाइट पर जाकर के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर्स होते हैं उनके जो है प्रकार से सार तत्व को मैं यहाँ पर आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। एक बार अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए, और आशा यही है कि आप सभी लोग वो कर रहे होंगे, लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। अब हम एक एक मुद्दे को समझते हैं और आसानी से, आपका खुद का चैनल है, आप जो भी कहेंगे उसी के हिसाब से पढ़ाई होती है। बशर्ते मैं कंटेंट के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा, आपके कहने पर भी मैं आपको उतना कंटेंट अवश्य पढ़ाऊंगा। और जो है जो कि आपकी परीक्षा के लिए मतलब आपकी परीक्षा की दृष्टि से पॉइंट ऑफ व्यू मतलब उसका जो एक प्रकार से जो दृष्टिकोण होगा परीक्षा में पूछे जाने प्रश्नों का, उसके हिसाब से चलेंगे। ठीक है। पहला प्रश्न है कि कार्यानुसार भोजन का वर्गीकरण कीजिए।
कार्य के अनुसार, प्रश्न क्या है, कार्यानुसार भोजन का वर्गीकरण कीजिए। अर्थात कार्य के अनुसार, कार्य करने की दृष्टि को देखने के लिए, मतलब कि कार्य के अनुसार भोजन का वर्गीकरण, अर्थात भोजन को हम कैसे कैटेगराइज करेंगे। और आपको बता दूं, अगर आपने चैप्टर 1 की वीडियो नहीं देखी है, आपके चैनल पर ही हमने चैप्टर 1 की वीडियो आपको दे दी है, तो आप लोग जो है उसको देख लीजिएगा। ओके, चैप्टर 1 की वीडियो, उसमें हमने भोजन के वर्गीकरण को, भोजन की परिभाषा को दिया और आसानी से समझाया आपको। तो बता दूं कि भोजन का कार्यानुसार के अनुसार भोजन का वर्गीकरण कैसे होगा। सबसे पहला 3 तरीके से हम कार्यानुसार भोजन को बांटेंगे। पहला भोजन वह भोजन जो कि ऊर्जा देने वाले भोजन है, मतलब कि ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थों को हम पहली श्रेणी में रखेंगे। दूसरे वे भोजन होंगे जो कि शरीर को बनाने के लिए, अर्थात शरीर के जो एक प्रकार से, चाहे हड्डी के लिए हो, चाहे वो आपके शरीर को बनाने में हो, चाहे मांस या फिर रक्त बनाने के लिए, मतलब कि शरीर निर्माण के या फिर शरीर निर्माणक जो भोज्य पदार्थ होते हैं, भोज्य तत्व होते हैं, भोजन होते हैं, उनके बारे में आपको दूसरी कैटेगरी वो होगी। और तीसरी कैटेगरी आपकी क्या होगी मेरे भाई, मतलब भाई नहीं, सारी की सारी बहनें मेरी जुड़ी हुई हैं बहुत सारी, और बहुत सारे एक प्रकार से छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे छात्र भी गृह विज्ञान पढ़ते हैं। आप लोग मत समझिएगा कि छात्र नहीं पढ़ते हैं, छात्र भी पढ़ते हैं और छात्राएं तो हमारी बहुत ज़्यादा है ही। तो आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। निश्चित तौर पर आप आए हैं या आई हैं तो आपको उतना उचित कंटेंट दूंगा कि आपका सफिशियंट होगा, आपको कहीं से अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। वीडियो को 2 से 3 बार बशर्ते आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो तीसरा वे टाइप के भोजन होते हैं जो कि सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ होते हैं। जैसे कि ऐसे भोजन जो कि हम ग्रहण करें, हम उसको खाएं और उसको खाने के बाद में जो हमारे शरीर में रोग हो, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करे। अर्थात जैसे आपने कोरोना पीरियड में देखा होगा, कोरोना काल में आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे चीज़ों को खाने के लिए डॉक्टर्स और घर के जो अच्छे लोग होते थे या जानकार लोग, जो वो खास करके बताते थे कि ऐसे चीज़ों को खाओ जिससे आपकी इम्यूनिटी जो पावर है वो सही हो सके, ताकि आप रोगों से लड़ने के लिए आपकी जो मांसपेशियां हैं, आपकी जो एक प्रकार से आंतरिक ढांचा है वो सबल हो सके और आसानी से आप लड़ सकें। तो कुछ ऐसे प्रकार के भोज्य पदार्थ होते हैं जिनको खाने से आपकी इम्यूनिटी पावर जो होती है बूस्टअप होती है, आगे बढ़ती है, ठीक है। तो उसको हम जानेंगे। समझ में आ गई बातें। भोजन कार्य के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। पहले वे भोजन जो अब आपके शरीर को ऊर्जा देते हैं, जिससे कि आप चलते फिरते हैं, कोई कार्य करते हैं, आप खाना बनाती हैं या फिर आप जो है कुछ भी करती हैं, तो वो क्या होता है, वो भोज्य पदार्थ, ऐसे भोज्य पदार्थ जिसको खाने से आपके शरीर में शक्ति आती है, आपके शरीर में ऊर्जा आती है, जिससे आप हर एक चीज़ कार्य करते हैं, ठीक है। तो एक ऊर्जा देने वाले भोजन होते हैं, पहला कैटेगरी। दूसरा कैटेगरी शरीर को बनाने वाले भोजन, जो शरीर को बनाने में जो है सहायता प्रदान करते हैं। तीसरा भोजन कौन सा, जो कि हमारे शरीर की सुरक्षा, अर्थात रोगों से जो हमारे शरीर की सुरक्षा करते हुए भोजन। कभी भूलेंगे नहीं, भूलेंगे ना। चलिए, अब जो पहला भोजन है, जो पहला भोजन है उसमें जो भोज्य पदार्थ देने वाले हैं, मतलब कि जो ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ हैं, उनमें कौन कौन से आते हैं। तो उनमें से बात करें, जैसे कि आपका होगा कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में आपका क्या होता है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च, शर्करा, ये सब जो होती हैं, ये खास करके आपके ऊर्जा को देते हैं। और भी जैसे कि प्रोटीन हो गई, आपकी वसा हो गई, तो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सब हमको क्या करती है, हमारे शरीर में ऊर्जा देती हैं। आपको पता होगा कि अभी गर्मी आ रही है और ख़ास करके आप लोग सीरियल बहुत ज़्यादा देखती होंगी, तो सीरियल में आपको प्रचार मिलेगा आने वाले कुछ समय में। आपको भविष्यवाणी कर दे रहा हूँ, तो वहाँ पर आप देखिएगा प्रचार मिलेगा ग्लूकॉन डी का। किसका मिलेगा, ग्लूकॉन डी। ग्लूकॉन डी में होता क्या है कि ग्लूकोज की मात्रा उसमें दी जाती है। और जब आप उस किसी कोई लड़का खेल रहा होगा, वो एक प्रकार से थोड़ा थक जाएगा, फिर अचानक से क्या आएगा, ग्लूकॉन डी की बोतल एक व्यक्ति लेकर के आएगा, ग्लूकॉन डी आ गई, ये लो, उसको पिएगा तुरंत, वो तुरंत एनर्जी से भरपूर हो जाएगा और खेल में जीत जाएगा वो बच्चा। तो कहने का मतलब ये है कि क्या उस ग्लूकॉन डी में क्या ऐसा चीज़ रहता है जो कि उसको ऊर्जा प्रदान करता है, तो उसमें ग्लूकोज रहता है, अर्थात C6H12, वो 6 उसका सूत्र होता है, वो उस ग्लूकॉन डी में पाया जाता है। और इसीलिए उस बच्चे के अंदर वो शक्ति आती है, ऊर्जा आती है और जाकर के खेल में विजयी होता है। तो आपको भी विजयी होने के लिए शुक्ला स्टडी पॉइंट नाम का एक चैनल है जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, और आसानी से पढ़ें और एक प्रकार से ग्लूकॉन डी का कार्य आपका करेगा परीक्षा के अंतिम चरणों में, ठीक है। चलिए, तो ये होगा आपका कार्बोहाइड्रेट,
वसा और प्रोटीन, ये पहले टाइप के भोजन हैं जो कि हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं। दूसरे वे भोजन जो हमारे शरीर को बनाते हैं, उनमें आपका प्रोटीन हो गया, खनिज तत्व हो गए। तो प्रोटीन से ऊर्जा भी मिलती है खास करके थोड़ी बहुत मात्रा में, जबकि वसा जो होती है और कार्बोहाइड्रेट ये खास करके ऊर्जा के लिए जाने जाते हैं, ऊर्जा देते हैं। प्रोटीन से हमारे शरीर बनती है। खनिज तत्व से जैसे कि कैल्शियम हो गई आपकी, फास्फोरस हो गया, आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, इन सब से भी हमारे शरीर जो है बनते हैं, ठीक है। और जल, ठीक, तो जल किस में है भाई, जल आपका दूसरे टाइप का भोजन है, ये कि शरीर को बनाने में हमारी मदद करता है, ठीक है। और तीसरे वे भोज्य पदार्थ होते हैं या भोजन होते हैं जो कि हमारे शरीर को एक सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर जो है कहते हैं ना, एक खास करके आपने गाना सुना होगा कि दूबर पातर पियवा में विटामिन की कमी है। तो वो कहने का मतलब ये है कि जो विटामिन होती है, वो विटामिन आपके शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से आपकी रतौंधी होती है। रात में आपको या थोड़ा सायंकाल में आपको कम दिखाई पड़ेगा, तो कम दिखाई पड़ेगा आपको सायंकाल में। इसका क्या कारण है, इसका कारण ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि आपके अंदर विटामिन ए की कमी है। विटामिन बी की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, बेरी नामक रोग हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, और विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स अर्थात सूखा रोग होता है। इसी प्रकार से विटामिन के की कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। विटामिन ई की कमी हो जाती है तो क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जो थोड़ा सा चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं और थोड़ा बुढ़े दिखने लगते हैं प्राणी। तो जब किसी व्यक्ति को क्या होता है, जैसे हीरो हीरोइन आपने देखा होगा कि 50 साल के हो गए लेकिन उनके चेहरे पर चमक आ रही, ग्लो उनके चेहरे पर बना हुआ है, चेहरा आयली आयली है। खास करके लड़कियां इस पर ज़्यादा ध्यान देती हैं कि हाँ उनका त्वचा जो है एकदम से आयली रहे, चमके, चाहे जितनी भी प्रोडक्ट का यूज़ करें। तो उसमें प्रोडक्ट की यूज करने की कोई आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती है। बस अगर आप अपने जो है संतुलित आहार के ऊपर फोकस कर लें। गृह विज्ञान खास करके पढ़ी होती हैं, इसलिए बहुत सारी लड़कियों के चेहरे जो होते चमकते प्रतीत होते हैं। तो कहने का मतलब मेरे यहाँ पर ये है कि आप विटामिन ई जो होता है, अगर वो आपके अंदर सही तरीके से है, उसकी मतलब है ठीक ठाक मात्रा में, तो आप जो है हमेशा कैसे दिखेंगे, आप युवा अवस्था आपकी हमेशा थोड़ी सी बनी रहेगी। और आप जो है थोड़े अगर जो है एज भी आपकी ज़्यादा हो जाएगी तो भी आप अच्छे। अनिल कपूर साहब को देखिए आप कैसे लगते हैं, हमेशा जो है अभी भी लग रहा कि हाँ जो है वो भाई हैं उनके, क्या नाम है उनका, जो उनके भतीजे हैं, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब विटामिन जो है विटामिन का ही कमाल होता है। तो सुरक्षात्मक विटामिन, जैसे कि विटामिन की कमी से रोग होते हैं, और आपके शरीर में जब विटामिन भरपूर मात्रा में मिलेगी तो आपके शरीर में रोग नहीं होंगे। दूसरे वे भोजन होते हैं जो कि खनिज लवण होते हैं, मतलब कि तीसरा भोजन प्रकार का जो सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ, उनमें खनिज लवण हो गए आपकी। खनिज लवणों में कुछ खनिज लवण होते हैं जैसे कि जल के द्वारा भी सुरक्षा आपको प्रदान होती है, प्रोटीन के द्वारा भी सुरक्षा होती है। तो ऐसा नहीं कि प्रोटीन तीनों में होता है, प्रोटीन से थोड़ी बहुत ऊर्जा भी मिलती है, लेकिन खास करके ऊर्जा में उतना ज़्यादा ऊर्जा नहीं मिलती, थोड़ी बहुत मिलती है, ठीक है। तो आप प्रोटीन तीनों में रख सकते हैं। तो ये था भोजन का वर्गीकरण जो कि हमने आपको बता दिया। कोई दिक्कत की बात नहीं, इतने अच्छे तरीके से हमने समझाया कि आपको ज़िंदगी में भूलेगा नहीं, ठीक। दूसरा समझो, दूसरा प्रश्न आपके समक्ष है कि वसा के कोई 3 गुण बताइए भाई। वसा के कोई 3 गुण बताइए। वसा क्या होती है, वसा को अंग्रेजी में फैट कहा जाता है। क्या, फैट माने मोटापा। तो वसा से खास करिए क्या होता है, वसा जो होती है आपको ऊर्जा प्रदान करती है और आपको मोटापा प्रदान करती है। तो वसाएं पानी में क्या होती हैं, तो 3 गुण आपसे पूछा तो आप लिखेंगे पहला गुण कि जो वसाएं होती हैं, जो या वसा जो होती है वो पानी में अघुलनशील होती है, अर्थात पानी में घुलती नहीं है। तो वसा पानी में नहीं घुलती। जैसे कि वसा क्या होती है, तेल जो होता है या डालडा या रिफाइंड जो होता है फॉर्चून का, या फिर किसी का भी आप बेस्ट चॉइस का यूज करते हैं। तो मतलब कि मैं किसी प्रोडक्ट का यहाँ पर प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मुझे पैसे नहीं मिले हैं, ये आप मत सोचिएगा कि सर जी प्रचार कर रहे हैं। यह किसी भी रिफाइंड या फिर ऐसे ऑयली पदार्थ जो होते हैं उसी को वसा कहा जाता है। जैसे कि तेल ले लेते सरसों का, और आप पानी रख लीजिए। तो पानी आप यहाँ पर रखे हैं और उसमें जब आप डालेंगे सरसों का तेल तो क्या हो जाएगा, तेल जो होगा छोटी छोटी बूंदों में एक प्रकार से अलग हो जाएगा, मतलब पानी में तेल मिलेगा नहीं। तो इसीलिए क्या होता है, क्योंकि वो तेल क्या है, वसा है, वो आपका फैट है, ठीक है। और वसा चूंकि उसी वही है, इसीलिए पानी में क्या है, अघुलनशील है, पानी में घुलता नहीं है। समझ में आ गई बातें, कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। आगे समझो, दूसरी बात ये है, दूसरा लक्षण क्या है भाई, दूसरा गुण क्या है उसका, वसा का, कि क्लोरोफार्म बेंजीन और ईथर बनाने में, मतलब कि क्लोरोफार्म और बेंजीन और ईथर। तो आपसे पूछेगा कि सर जी अगर पानी में नहीं घुलनशील है तो किस में घुलनशील है, तो ये क्लोरोफार्म में घुल जाता है, कौन, वसा। बेंजीन नामक रासायनिक पदार्थ में घुल जाता है, और किस में, ईथर में घुल जाता है। तो ये 3 जो है रासायनिक पदार्थ हैं, इसमें आपको वो जो वसा होती है वो घुल जाती है, ठीक।
तो आप लिखेंगे क्लोरोफॉर्म, बेंजीन और ईथर आदि में वसा घुलनशील होती है। तीसरा गुण आप बता सकते हो कि वसा जो है, वसा का अन्य भोज्य पदार्थों की अपेक्षा देर से पाचन होता है। अर्थात आप कोई दूसरा चीज़, जैसे कि आप मान लेते हैं कि रोटी खा लो, सादी रोटी खा लो, तो आप जल्दी सादी रोटी पच जाएगी, आपका आमाशय उसको जल्दी पचा देगा। लेकिन अगर आप जो है पूड़ी खा लो उसके स्थान पर, या कोई आयली पदार्थ खा लो, आपने थोड़ा सा आयली पदार्थ खा लिया, या फिर वो वसा वाला चीज़ से कि आपने चाउमीन वगैरह खा लिया, फिर थोड़ा सा और आयली पदार्थ कोई खा लिया, तो थोड़ा देर में पचेगा। कहने का मतलब है कि रोटी जल्दी पचेगी और पूड़ी आपकी बाद में पचेगी। समझ में आया बात? चलिए आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न है कि संतुलित आहार के मूल तत्व बताइए। क्या? संतुलित आहार के मूल तत्व बताइए। संतुलित आहार के मूल तत्व आपसे पूछा जा रहा है। तो संतुलित आहार में सभी खाद्य वर्गों के खाद्य पदार्थों को हम लोग सम्मिलित करते हैं। और आइए जानते हैं कि कौन कौन से जो है मूल तत्व होते हैं। जैसे कि आपसे पूछा ही जा रहा है कि मूल तत्व बताइए। मूल माने होता है फंडामेंटल, और तत्व माने होता है एलिमेंट। तो फंडामेंटल एलिमेंट बताइए किसके? संतुलित आहार के। ओके, आइए देखते हैं भाई कौन कौन से हैं। सबसे पहला संतुलित आहार में आप लिखेंगे क्या? अनाज। अनाज जो होता है अपने आप में संतुलित आहार है। दूसरा क्या है भाई? दाल। दालें जितनी भी होती हैं ये सब क्या है? संतुलित आहार के मूल तत्व में आती हैं। तीसरा आप लिख दीजिएगा जो तिलहन की फसलें होती हैं, नट्स जो होते हैं, ये सभी किस में आते हैं? तो नट्स व तिलहन जो हैं ये सब जो है संतुलित आहार के मूल तत्वों में आते हैं। चौथा मूल तत्व है भाई कौन सा? साग सब्जी और फल जो होते हैं ये भी आपके संतुलित आहार में आते हैं। दूध व दूध से जितने भी बने पदार्थ हैं, आपके घी हो गया, मक्खन हो गया, छाछ हो गया अर्थात मट्ठा और दही हो गया, ये सब क्या है? ये सब भी आपके किस में काम आते हैं? ये सब संतुलित आहार के जो है मूल तत्व हैं। साथ ही साथ आप छठवां बता सकते हो, जैसे कि शक्कर व गुड़ हो गया। ठीक, ये क्या है? शक्कर और गुड़ जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो ये भी एक प्रकार संतुलित आहार में आते हैं। सातवीं बात आप बता सकते हो भाई वसा तेल, मतलब कि जो वसा होती फैट्स अर्थात तेल, तो वो भी क्या है? वसा तेल, ये भी क्या होते हैं? ये भी संतुलित आहार के जो है मूल तत्वों में है। और कुछ मांसल खाद्य पदार्थ हो गए, जैसे कि मछली वगैरह या फिर मांस वगैरह जो कुछ भी होते हैं वो भी जो है संतुलित आहार में आते हैं। और अंडा, ठीक, ये सब ठीक। और नवी मसाले वगैरह जो होते हैं, कुछ मसाले से कि आपकी काली मिर्च हो गई, तेज पत्ता हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे जो है मसाले हैं, तो ये चीज़ें ठीक। तो ये सब क्या होते हैं भाई? ये सब आपके संतुलित आहार के मूल तत्व होते हैं। समझ में आ गई बातें? लिख देंगे ना? बिल्कुल। अगला प्रश्न देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट के कार्य बताइए। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक, जितने भी हमारे साथ नए साथी हमारे भाई बहन जुड़ रहे हैं, हमारे छात्र छात्राएं जुड़ रहे हैं, तो आप लोग जो है फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास। बड़े ही आसानी से आपको समझा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप समझ में आ रही होगी बातें। प्रश्न क्या है? कार्बोहाइड्रेट के कार्य बताइए। सबसे पहले आपको बता दूं कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से बात की जाए तो इसमें जैसे शर्करा में पाया जाता है, खजूर में पाया जाता है, चुकंदर में पाया जाता है, गाजर हो गया आपका, गन्ना हो गया, छुहारा हो गया, शहद, किशमिश, अंजीर हो गया आपका, सूखा मेवा हो गया, इन सब में जो है शर्करा प्रधान भोज्य पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट वाला, तो इसमें पाए जाते हैं। जबकि कुछ जैसे कि स्टार्च होते हैं, तो स्टार्च खास करके जो है थोड़ा देर में जो है उसका पाचन होता है, तो स्टार्च युक्त जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोज और जो है स्टार्च, दो चीज़ों में आप बांट सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे कि आपका कंदमूल हो गया, बीज हो गया, कोई हरा केला हो गया, लौकी, सेम, राजमा हो गया आपका, आलू, शकरकंद, जिमीकंद, अरबी, अरबी माने जानते हैं, घुइया जिसको आप कहते हैं, तो वो गेहूँ हो गया आपका, मैदा, अरारोट हो गया, साबूदाना, चावल, ज्वार बाजरा हो गया, और बादाम, काजू, अखरोट, मूंगफली, ये सब भी क्या होते हैं? ये सब स्टार्च युक्त भोजन होते हैं, और ये सब जो है क्या होते हैं? इनसे सबसे हमको कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या क्या पूछ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट के कार्य बताइए। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा था कि कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति के साधन बताएं, तो आप प्राप्ति के साधन या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत बताएं। अगर ऐसा आपसे प्रश्न पूछा था तो जो हमने स्रोत बताए थे आपको, ये लिख सकते थे। आपकी जो है शर्करा, जो है खजूर, चुकंदर, गाजर, गन्ना, छुआरा, ये सब लिख सकते थे, ठीक है। मैदा, अखरोट, साबूदाना, चावल, अखरोट, मूंगफली, काजू, बादाम, जो है शकरकंद, आलू, राजमा, ये सब आप बता सकते हो कि यहाँ से हमको कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी आपकी? चलिए आगे समझते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के कार्य आपके जो है यहाँ पर बताना है कि कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या होते हैं।
आप समझते हैं भाई कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या है। पहला कार्य ये है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है ऊर्जा उत्पत्ति में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। शरीर की समस्त जो ऐच्छिक और जो कुछ अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उन सब में जो है गति या शक्ति देना किसका कार्य होता है, ऊर्जा देना किसका कार्य होता है, कार्बोहाइड्रेट का कार्य होता है। दूसरा कार्य आप बताएंगे, लिखेंगे, आप सभी लोग लिखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट समुदाय की ग्लूकोज शर्करा एकमात्र पोषक तत्व है। कार्बोहाइड्रेट समुदाय की जो ग्लूकोज शर्करा है एकमात्र पोषक तत्व है जिसे मस्तिष्क तंत्रिका संस्थान एवं फेफड़ों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो दूसरा कार्य हो गया। तीसरा कार्य आप लिखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने का भी कार्य करते हैं, जैसे कि सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन आदि अपाचनशील कार्बोहाइड्रेट अमाशय एवं जो है आंतरिकी पेशियों में क्रमाकुंचन की गति उत्पन्न करते हैं जो कि मल विसर्जन की प्रक्रिया में सहायक होती है। तो ये भी एक कार्य होता है। चौथा कार्य ये है कि कार्बोहाइड्रेट भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं, ठीक है, और शरीर में तापक्रम को भी नियंत्रित करते हैं। शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो भी नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट करते हैं। पांचवा आप कार्य बता सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो बड़ी आंत में विटामिन बी समूह के कुछ विटामिन एवं विटामिन के निर्माण में भी कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं मुख्य रूप से सहायक होते हैं। तो ये भी आपका कार्य ही है। छठवां कार्य आप बता सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में सेल्यूलोज रहता है। क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट में सेल्यूलोज रहता है जो कि क्या करता है, जो कि अमाशय एवं आंत जो मार्ग होता है, आंत का जो रास्ता होता है उसकी जो मांसपेशियां होती हैं उनकी क्रमाकुंचन गति को उत्तेजित कर देता है, जिससे कब्ज होने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। तो कब्ज जामक बीमारी लगभग जो है कार्बोहाइड्रेट के ग्रहण से जो है सेल्यूलोज चूंकि इसमें रहता है तो उससे खत्म सी मानी जाती है, फिर उसकी संभावना कम रहती है किसी व्यक्ति में कब्ज की बीमारी होने के लिए, ठीक है। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई, हमने आपको समझा दिया। आगे समझते हैं और भी मुद्दों को। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 5वां नंबर कि मधुमेह रोग के लक्षण बताइए। मधुमेह रोग के लक्षण बताइए प्रश्न है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम्स में आ सकता है प्रश्न। और ये जितने भी प्रश्न हमने बताए हैं सबके सब इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो मधुमेह रोग के लक्षण क्या है इसको समझते थोड़ा सा। तो पहला लक्षण ये है मधुमेह रोगी के कि मधुमेह रोगी देखने पर शिथिल होते हैं। शिथिल माने होता थोड़ा सा शिथिल होंगे, मतलब उनके अंदर ऊर्जा थोड़ी सी छीण छीण दिखाई पड़ेगी, मतलब ऊर्जा नहीं है, ठीक है, ऐसा दिखाई पड़ेंगे। और थके हुए प्रतीत होंगे, लगेगा कि हाँ 2 बीघा आजे गोड़ के ये आए हैं, ऐसा थका लगेगा कि मतलब कि ऐसा उनको लगेगा कि मतलब कि उनको एक झापड़ अगर लगा दो, एक थप्पड़ मार दो तो मतलब कि उठ नहीं पाएंगे ज़मीन से। तो थके हुए एकदम से प्रतीत होंगे। तो मधुमेह रोगी समझिए, मधुमेह रोगी है, शिथिल रहेगा, थका हुआ रहेगा और चेहरा जो होगा एकदम से उतरा उतरा रहेगा, मानो कि अभी अभी जो है किसी को दफना करके आया हो, ठीक है सही, ठीक है। तो ये मधुमेह रोगों के लक्षण है। तो पहला एक लक्षण। दूसरा लक्षण आप ऐसे देख सकते हैं, अच्छा इसमें आप 3 लक्षण बता सकते थे कि मधुमेह रोगी देखने पर शिथिल होते हैं, थके हुए होते, दूसरा लक्षण, चेहरा उतरा उतरा सा होता है, तीसरा लक्षण। चौथा लक्षण लिखेंगे कि इसमें क्या होता है भाई, रोगी को, हालांकि हमने एक में ही आपको बता दिया, ये पहले में लिख दीजिएगा कि मधुमेह के रोगी देखने में शिथिल होते हैं, थके हुए प्रतीत होते हैं, उनका चेहरा उतरा उतरा सा होता है, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण क्या होता है मधुमेह रोगियों में कि रोगी को बार बार जो है क्या लगेगा भाई, बार बार जो है उसको यूरिन करने की इच्छा होती है। यूरिन माने होता है मूत्र त्याग करने की इच्छा, मतलब कि उसको पेशाब अधिक मात्रा में लगती है, बार बार लगती है। तो ये मधुमेह रोगी की दूसरा लक्षण हो गया। दूसरा लक्षण क्या है भाई, बार बार जो है उसको मूत्र त्याग करने की इच्छा होती है, ये दूसरा लक्षण। तीसरा लक्षण क्या होता है इसका भाई, तीसरा लक्षण ये होता है कि ऐसे रोगियों की जीभ जो होती है सूखी सी रहती है। कैसी रहती है, जीभ हमेशा सूखी सी रहेगी और उन्हें प्यास भी अधिक लगती है। चूंकि उनको प्यास अधिक लगती है इसीलिए उनको मूत्र विसर्जन करने की इच्छा जो होती है लगातार बनाए रहती है। तो इसके लिए मतलब उनकी जीभ सूखी रहेगी, हमेशा पानी पीने का जी करेगा, और जब पानी पियेंगे तो खास जाहिर सी बात है, ठीक। तो ये चीज़ तो यहाँ पर तीसरा हमने बता दिया। चौथा लक्षण इसका मधुमेह रोगियों का ये होता है कि रोगी के हाथ पैर में क्या होती है, जलन होने लगती है इसमें, और पैरों में घुटनों के आसपास पीड़ा रहती है। कहाँ पर भाई, पैरों में घुटने के आसपास पीड़ा रहती है उसको, और हाथ पैरों में क्या रहती है, उनके जलन थोड़ी थोड़ी रहती है। पांचवा ये रोगी का लक्षण आप में से शायद किसी को नहीं होगा, मैं आशा करता हूँ भगवान से कि ना ही हो, बट ये सारे लक्षण है, अगर होगा तो देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। चलिए, तो भाई आसपास पीड़ा रहती है। पांचवी बात ये है भाई कि किसी किसी रोगी को पसीना भी अधिक आता है, तो जिसको अधिक मात्रा में, मतलब कि ये सारे के लक्षण, अब एक आध लक्षण आपको दिख जाए तो मत सोचेगा कि आपके मधुमेह है आप टेंशन में हो जाओ, ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब सारे के सारे लगभग लक्षण आपको कुछ ना कुछ प्रतीत हो तो आप मानिए कि हाँ एक बार चेक करवा लीजिएगा। तो किसी किसी रोगी को पसीना भी आएगा और चक्कर भी कभी कभी आ जाते हैं,
ठीक है। तो चक्कर वगैरह तो भाई ये तो जेन्युइन है कि अधिकतर मात्रा में लड़कियों के चक्कर वक्कर ज़्यादा आते हैं, बट जो है चक्कर आने की मात्रा से जो है वो व्यक्ति मधुमेह रोगी थोड़ी ना होता है। तो ये बात आप समझिए। तो मधुमेह रोगी के आहार नियंत्रण क्या क्या होने चाहिए, अगर ये भी आपसे पूछ सकता है ना, जैसे कि पूछ सकता है एक व्यक्ति है डागाडे डागाडे महोदय ने मधुमेह के रोगी के लिए आहार नियंत्रण करने के लिए बताया कि हाँ आखिरकार किसी व्यक्ति को मधुमेह हो जाता है तो उसके लिए क्या करें। तो पहली बात कि रोगी जो है वो अपने रोग के विषय में जानकारी प्राप्त करके पौष्टिक भोजन की आवश्यकता क्या करे, आवश्यकता समझने लगे, और ताकि वो पौष्टिक आहार का ग्रहण करे। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आहार नियंत्रण द्वारा लगभग 35% रोगियों को इंसुलिन की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरी बात यह है कि आहार नियंत्रण के साथ इंसुलिन का जब उचित प्रकार प्रयोग किया जाता है तो रक्त शर्करा की सामान्य सीमा बनाए रखना संभव होता है तथा इसके थक्के जो है का खतरा भी अधिक नहीं रहता है। तो ये एक प्रकार से ये मधुमेह के लिए सहायक होता है। हालांकि मैं समझा दूंगा किसी दिन, अगर आप लोग को रिक्वायरमेंट होगी तो मधुमेह के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दे देंगे। हालांकि हमने बहुत अधिक मात्रा में आपको बता ही दिया क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसका खास तरीके है कि आप पोषण तत्वों पर ध्यान दें, आप जो है अच्छे मतलब कि खान पान अपना सुधारें, उसमें ज़्यादा आपका थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है भाई, मानव रोग मतलब मानव शरीर में पाए जाने वाले खनिज लवणों के नाम बताइए। मतलब मानव के शरीर में, मनुष्य शरीर में जो खनिज लवण पाए जाते हैं उनका नाम आपसे पूछ रहा है कि मानव शरीर में जो पाए जाने वाले खनिज लवण हैं उनके क्या नाम है, मतलब कि कौन कौन से खनिज लवण पाए जाते हैं। खनिज लवण क्या होते हैं आपको अभी पता चल जाएगा। जैसे कैल्शियम हो गए, फास्फोरस हो गए, ये सब खनिज लवण होते हैं। तो कौन कौन से खनिज लवण मानव शरीर में पाए जाते हैं, तो मुख्य रूप से आपको बताऊं कि मानव शरीर में जो होते हैं वो दो रूप में जो है पर पाए जाते हैं हमारे शरीर में खनिज लवण। एक तो मुख्य समूह के खनिज लवण होते हैं, एक मुख्य का कार्य होता है, मतलब कि मुख्य रूप से पाए जाते हैं मजोर ग्रुप होते हैं, और एक जो है एक प्रकार से ट्रास एलिमेंट होते हैं अर्थात विरल तत्व होते हैं। तो एक जो है थोड़ा सा सघन होते हैं, एक थोड़ा सा विरल, अर्थात एक ज़्यादा मात्रा में एक थोड़ा कम मात्रा में। तो जो मुख्य होते हैं आपके ऐसे लिखेंगे कि दो है मुख्य, एक मुख्य समूह एक विरल तत्व, दो तरीके से होते हैं। तो मुख्य समूह में खास करके आपका कौन सा आता है भाई, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, तो आपका जो है कैल्शियम हो गया। ठीक है, उसके बाद में आपका जो है फास्फोरस हो गया, इसके साथ ही साथ आपका पोटेशियम हो गया। ठीक है, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया आपका। ठीक है, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया। तो ये सब क्या है, मुख्य समूह में आते हैं। जबकि बात कीजिए विरल वाले में, दूसरे वाले पदार्थ में, तो दूसरे वाले में जो हमारे शरीर में जो खनिज लवण पाए जाते हैं उसमें क्या होता है भाई, उसमें आपका जैसे कि आयरन हो गया अर्थात लोहा, तो आयरन हो गया पालक में पाया जाता है, मैग्नीज हो गया आपका, तांबा हो गया यानी कॉपर, जिंक हो गया, कोबाल्ट हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब क्या है, तो ये सब मेरे पास दोस्तों विरल तत्व में पाए जाते हैं। तो जो खनिज लवण हमारे शरीर में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं वही मुख्य समूह के अंतर्गत हमने बताया, जैसे कि जो ज़्यादा पाए जाते हैं कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, ये सब ज़्यादा पाए जाते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रमुख तत्व कहते हैं। लेकिन कुछ कुछ खनिज लवण जो होते हैं हमारे शरीर में कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, कम मात्रा में जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं वो विरल तत्व होते हैं, जैसे कि लोहा, मैग्नीज, जिंक, कोबाल्ट, आयोडीन, ये सब। ओके, तो हमने क्या बताया आपको, हमने आपको बता दिया कि जो है मानव शरीर में जो खनिज लवण पाए जाते हैं वो तो एक ज़्यादा मात्रा में जो पाए जाते हैं उनमें हमने बताया कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन, ये सब होते हैं। और जो कुछ कम मात्रा में पाए जाते हैं जैसे कि लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, तांबा हो गया, जिंक हो गया, कोबाल्ट हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने आपको बता दी। तो क्लियर हो गया बात ये, तो ये आप ऐसे लिख सकते थे। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, बड़े ध्यान से देखिए इसको। कैल्शियम की कमी से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, बड़ा अच्छा प्रश्न है और एग्जाम्स में आ भी सकता है कि कैल्शियम जो खनिज लवण है, एक प्रकार से कैल्शियम जो कि खनिज लवण है जो आपके शरीर में ठीक ठाक मात्रा में जो कैल्शियम होता है वो ठीक ठाक मात्रा में पाया जाता है शरीर में, जो है मुख्य समूह में शामिल है आपका क्या, कैल्शियम। ठीक, तो उसकी कमी से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आपके अंदर शरीर मतलब आपके शरीर में कैल्शियम नामक खनिज लवण की कमी है तो वो एक प्रकार से शरीर पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, खनिज लवण का कार्य एक प्रकार से विशेष करके ये होता है जो है ये क्या करते हैं भाई, दांतों को हड्डी बनने में, जैसे कि जो आपका कैल्शियम होता है और फास्फोरस और मैग्नीशियम,
ये मतलब जो हड्डी होती है और दांत होते हैं उनका निर्माण करते हैं और उन्हें मजबूत बनाते हैं। जैसे कि आप जैसे सल्फर और फास्फोरस हो गया, ये कोमल तत्वों को का निर्माण करते हैं। रक्त का हीमोग्लोबिन जो है वो लौह लवण के द्वारा और तांबा के द्वारा निर्मित होता है। और जो रक्त के संगठन में कैल्शियम भी सहायक होता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। आयोडीन हो गया, ये थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का निर्माण करता है आयोडीन, और जो कि शरीर की वृद्धि करने में सहायक होता है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। और भी कई चीज़ें होती हैं, हम समझा देंगे किसी दिन आपको विस्तार से, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। हालांकि कैल्शियम की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर में? पहला प्रभाव ये पड़ेगा कि कैल्शियम की कमी से अस्थियों अर्थात हड्डियों तथा दांतों के बढ़ने में, मजबूत होने एवं ठोस होने में क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी, जब हमारे अंदर कैल्शियम नहीं रहेगा। क्योंकि कैल्शियम से ही कहीं ना कहीं पे दांतों का विकास होता है, जो है वो मजबूत होते हैं, वो ठोस होते हैं। और जो हड्डी होती है, अगर शरीर में कैल्शियम की कमी है तो आपकी हड्डियाँ जो होती हैं निर्बल हो जाती हैं, और उनके निर्बल होने से क्या हो जाएंगी? वो जो है टूट जाएंगी, थोड़ा सा टेढ़ी हो जाएंगी, अलग अलग वो जिस आकार में है उस आकार में परिवर्तन आ जाएगा हड्डियों के, और हड्डियाँ थोड़ा सा विकृत हो जाएंगी, दूसरे आकार की हो जाएंगी। तो ये एक प्रकार से पहला शरीर पर इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब प्रभाव पड़ेगा। और दूसरा प्रभाव ये पड़ेगा इसका कि वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से जोड़ों में जो दर्द होता है ना, वो होना प्रारंभ हो जाएगा। कैल्शियम की कमी से जो हड्डियां होती हैं निर्बल हो जाती हैं, और इस रोग को क्या कहते हैं? जो है ऑस्टोपोरोसिस नामक जो है रोग कहा जाता है। तो कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? जो है जिसको कहते हैं आप जोड़ों का दर्द, जो है ऑस्टोपोरोसिस नामक जो है रोग हो जाता है। आपने सीरियल वगैरह बहुत लोग देखती होंगी आप लोग, तो उसमें आपको पता होगा कि एक प्रचार आता था पहले संधि सुधा का। अब आप ये मत कहिएगा कि सर जी आपको सीरियल बहुत ज़्यादा देखते हो इसीलिए आपको पता है कौन से सीरियल में कौन सा प्रचार आता है, ऐड आता है, ये नहीं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो संधि सुधा नामक जो है एक दवा आती है, उसके प्रचार में एक जैकी श्रॉफ जो एक्टर हैं, वो अभिनेता है फिल्म इंडस्ट्री के, बॉलीवुड के, बड़े अच्छे हैं उनके जो है लड़के टाइगर श्रॉफ बड़े अच्छे एक्टर हैं। तो उन्होंने प्रचार किया था, टाइगर श्रॉफ महोदय ने किया था, और भी 2-3 जो है सेलिब्रिटीज़ ने इसका प्रचार किया संधि सुधा का, तो जोड़ों के दर्द के लिए थी। तो ये होता है, ठीक है। तीसरी बात यह है कि प्रौढ़ावस्था में, जब आपकी प्रौढ़ अवस्था चल रही होती है, जब आप थोड़ा सा मतलब युवा अवस्था थोड़ा सा पार करेंगे, उसके बाद में जब आपकी प्रौढ़ावस्था होगी थोड़ी सी, तो कैल्शियम की कमी से कारण से क्या हो जाएगा? जो है ऑस्टोमलेशिया नामक रोग भी हो जाता है। ठीक, चौथी बात यह है कि जो है गर्भवती और स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं होती हैं, अर्थात ऐसी औरतें जो कि एक प्रकार से गर्भावस्था से गुजर रही हैं, और ऐसी अवस्थाएं जो कि एक प्रकार से स्तनपान करवा रही, मतलब कि उनके बच्चे हो चुके हैं और वो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, ठीक है। तो ऐसी ऐसी औरतें जो कि अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, अर्थात धात्री हैं, और या फिर ऐसी जो है औरतें जो कि गर्भवती हैं इस समय, तो उनमें कैल्शियम की अधिक आवश्यकता होती है। और जब आवश्यकता अनुसार भोज्य पदार्थों में कैल्शियम की पूर्ति नहीं होगी, तो इससे क्या हो जाएगा? जो माता होगी, अर्थात जो धात्री होगी, जो दूध एक प्रकार से पिला रही माता या जो गर्भवती स्त्री है, उसकी अस्थियां अर्थात हड्डियां जो होंगी वो निर्बल हो जाएंगी और पतली हो जाएंगी। और इसके होने से क्या हो जाएगा? तो ये पतली हो ही जाएंगी, तो ये खास बात है। तो थोड़ा सा उसका रूप परिवर्तित हो जाएगा हड्डियों में जो है। और इसके साथ ही साथ क्या होता है? थोड़े से धक्के से, मतलब कि थोड़े से धक्के लगेंगे अगर उन हड्डियों पर, तो क्या हो जाएगा? हड्डियां टूट भी सकती हैं। तो ये एक प्रकार से दिक्कत की बात होती है, तो ये खास करके ध्यान रखिएगा। और पांचवी बात यह है कि बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में कैल्शियम की कमी से क्या होता है कि श्रेणी मेखला संकुचित हो जाती है। ऐसी स्त्रियों में शिशु का जन्म कठिनता से होता है तथा गर्भपात होने की संभावना जो है वो हमेशा बनी रहती है। तो अगर आपके अंदर बचपन में अगर कैल्शियम की कमी है, खास करके औरतों के लिए, तो उनके लिए ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर कैल्शियम की कमी है शरीर में, तो आप कैल्शियम जो है जिन पदार्थों में या फिर जिन पोषक तत्वों में कैल्शियम पाया जाता है उनका आप सेवन करें अधिक से अधिक मात्रा में। इसके कारण से क्या होगा? आप जो है आपके लिए आगे चल करके वो सहायता प्रदान करेगा। अगर नहीं आपके अंदर शरीर में आपके कैल्शियम की कमी होती है, तो उसके कारण से क्या होता है? जो है आप जो है बच्चे को जन्म देने के लिए एक प्रकार से कठिनता होगी। और साथ ही साथ जो है आपके जो है स्त्रियों को आप खास करके देख सकते हैं कि यही कमी होती है कैल्शियम की, और इसके कारण से क्या होता है? सिजेरियन प्रसव के द्वारा बच्चे को जन्म दिया जाता है, मतलब कि ऑपरेशन विधि के द्वारा, जिसको सिजेरियन कहा जाता है।
तो ऑपरेशन के द्वारा बच्चे होते हैं और यही कारण होता है कि कैल्शियम की कमी होती है। ठीक है, इसीलिए आसानी से जन्म जो है नहीं हो पाता है। तो ये एक प्रकार से, और गर्भपात होने की भी समस्या होती है। तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, मेरी यही राय है कि कैल्शियम का जो है सेवन करें। आगे आपको बता दें, और अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है भाई। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है भाई। अगला प्रश्न है कि जो है, कौन सा प्रश्न है ये, 8वां नंबर प्रश्न है कि जल द्वारा फैलने वाले निम्नलिखित रोगों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जल के द्वारा हैजा होता है, मोतीझरा होती है और पेचिस होता है। मोतीझरा को ही टाइफाइड कहा जाता है अंग्रेजी में। ठीक है, टाइफाइड, हैजा तो जानते होंगे और पेचिस जानते होंगे। ठीक है, पेचिस को क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, पेचिस को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो डाइसेंट्री कहते हैं, बिल्कुल। तो ये होता है। ठीक है, अब आपको बता दें यहाँ पर कि आपसे पूछ रहा है कि जल द्वारा जो फैलने वाले जो रोग हैं उनके बारे में बताएं। तो जैसे हैजा होता है, तो हैजा क्या है, हैजा जो होता है ये अत्यंत भयानक और एक प्रकार से बात की जाए तो ये महामारी जैसा रोग होता है हैजा। हमारे देश में प्रतिवर्ष लाखों व्यक्ति जो हैं इस रोग के शिकार होते हैं, आप लिखेंगे। और यह रोग जो है अधिकतर क्या है भाई, दूषित जल के कारण से होता है। अगर आप दूषित जल ग्रहण कर रहे हैं तो आपको हैजा होगा। यदि, और इस रोग का यदि तुरंत उपचार नहीं किया जाता है तो इसका परिणाम रोगी की मृत्यु तक हो जाता है। और प्रायः सार्वजनिक स्थलों में पानी की सफाई, मतलब साफ सफाई का विशेष प्रबंध ना होने के कारण से हैजा रोग हो जाता है। और यही कारण है कि जो है इसकी जो मृत्यु हो जाती है वो तीव्र है एक प्रकार से ये मृत्यु, और काफ़ी तीव्र और भयानक रोग होता है हैजा। इस रोग से ग्रसित होकर के रोगी शीघ्र ही चल बसता है, मतलब कि मर जाता है, मृत्यु हो जाती है। जैसे इलाहाबाद हो गया, हरिद्वार हो गया, वाराणसी के मेले हो गए, इनमें कभी कभी इसका प्रकोप थोड़ा सा अधिक हो जाता है। ठीक, तो हैजा के बारे में होगा। मोतीझरा क्या होता है इसको आपको बताने, सुनिए थोड़ा सा। मोतीझरा जो बीमारी है इसको अंग्रेजी में टाइफाइड कहा जाता है। तो मोतीझरा रोग जो है वो एक प्रकार से रोगाणु रोग होता है, रोगाणुओं से होता है। और उसे जो रोगाणु जिस जिस रोगाणु से ये होता है उसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु, मतलब रोगाणु से मोतीझरा नामक बीमारी होती है, अर्थात टाइफाइड होता है। और ये रोगाणु जो होते हैं जो है सैल्मोनेला टाइफी, ये रोगी के मल मूत्र तथा थूक में पाए जाते हैं। और यह रोगाणु पीने के पानी में हो सकते हैं, दूध में हो सकते हैं, और भोजन को दूषित करके जो है एक प्रकार से स्वस्थ व्यक्तियों के शरीर में प्रविष्ट भी हो जाते हैं। चाहे आप पीने के पानी के द्वारा चले जाएं, चाहे दूध पिएं आप तब चले जाएं, चाहे भोजन करें तब चले जाएं। तो और यह रोग जो है विश्व के सभी देशों में जो है होता है, परंतु भारत की बात की जाए तो भारत में ये विशेष रूप से जो है अधिक मात्रा में होता है। और ये रोग जो है ठंडे जो प्रदेश हैं वहाँ पर पतझड़ के मौसम में जो है पतझड़ में पंछी बन के आते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से पतझड़ में जो है मोतीझरा नामक बीमारी जो होती है ठंडे प्रदेशों में आती है। और भारत में बात की जाए खास करके तो ग्रीष्म ऋतु में ये बीमारी जो है अधिक रूप से होती है। ठीक, पेचिस की बात की जाए तो पेचिस को अंग्रेजी में डाइसेंट्री के नाम से जाना जाता है। और पेचिस एक संक्रामक रोग होता है। और ये रोग जो पेचिस होता है ये गंदे जल तथा मक्खियों के कारण से फैलता है। और इस रोग में क्या होता है, इसमें पेट में ऐंठन होती है, दस्त के साथ साथ खून भी आता है। पेचिस रोग दो प्रकार के होते हैं, मतलब दो प्रकार के जीवाणुओं के द्वारा फैलते हैं। पहला ऐसी पेचिस जो कि बैसिलरी जो है जीवाणु से फैलता है। और दूसरे ऐसी पेचिस जो कि एमीबिक जो है जीवाणु से फैलता है। तो बैसिलरी पेच जो जीवाणु होते हैं जो फैलता है वह एक प्रकार से बैसिलरी पेचिस होता है। और बैसिलरी पेचिस खास करके जो है बैसिलस नामक जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है। इसमें क्या होता है, इस रोग में क्या होता है, दस्त के साथ साथ बुखार भी होता है, ज्वर भी होता है। और दूसरी बात जो एमीबिक पेचिस होता है इसमें क्या होता है, अंट अमीबा हिस्टोलिका नामक जीवाणु के कारण से ये जो है एमीबिक पेचिस फैलती है। और यह जीवाणु जो होता है रोगी के मल में पाए जाते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई, क्लियर हो गई इतनी बातें। आपसे पूछे एग्जाम्स में कभी कि जल कितने प्रकार के होते हैं, तो जल दो प्रकार के होते हैं, कठोर जल एक होता है, एक शुद्ध जल होता है। ठीक, ये बात क्लियर हो गई आपकी। चलिए, तो क्लियर होगी इतनी बातें, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या है, 9वां नंबर प्रश्न है कि ISI का विस्तृत रूप क्या है। ISI का विस्तृत रूप क्या है भाई, तो ISI को क्या कहा जाता है, प्रमाणन चिन्ह अधिनियम। प्रमाणन चिन्ह अधिनियम जो है उसी को ISI कहा जाता है।
और जो है आईएसआई के द्वारा प्रमाणित करने का जो कार्यक्रम है 1952 के अधिनियम में से शुरू होता है। और इसे प्रमाणिक जो है माल पर आईएसआई का चिन्ह लगाया जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो है एक प्रकार से ऐसे होता है, ऐसे कुछ होता है, फिर एक ये इधर से होता है, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे आईएसआई का ही थोड़ा सा ऐसे सिंबल देखिए, एक ये होता है, ये और ये ऐसे थोड़ा सा कुछ ऐसे होता है आईएसआई, ठीक है, थोड़ा सा तिरछा थोड़ा ऐसे बना होता है, ये थोड़ा सा तिरछा, ठीक, ये आईएसआई कुछ ऐसे बना होता है, आईएसआई लिखा रहता है उस पर। तो जिस भी जो है उस पर आईएसआई का होलोग्राम जो होता है वो लगा हुआ होता है, यही होता है आईएसआई। ये एक क्या करता है, खास करके प्रमाणित करता है कोई चीज़ अच्छी है या फिर अच्छी नहीं है, ये चीज़ होती है, ठीक है। तो आईएसआई क्या होता है, एक प्रकार से एक चिन्ह लगा होना होता है जो कि उस माल की श्रेष्ठता और उसकी जो गुणवत्ता होती है उसकी गारंटी देता है कि हाँ ये माल जो है सही है, ये चीज़ सही है। जो संस्थाएं या निर्माता आईएसआई के अधिकारी हैं तथा माल के उत्पादन या तैयार होते समय निरीक्षण करते रहते हैं, वही उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने का भी प्रयास करते हैं। और खास करके उस पर जिस जो है प्रोडक्ट पर मोहर लगी होती है आईएसआई की, समझो कि वो प्रमाणन मतलब प्रमाणित हो चुका है। प्रमाणन चिन्ह अधिनियम जो 1952 आया था उसके तहत जो है वो वस्तु खाने योग्य है, ठीक ठाक है, ठीक। अगर आपसे पूछे कि FAO क्या होता है भाई, FAO अगर यहीं पर पूछ ले FAO के बारे में तो क्या बताएंगे। FAO जो होता है ये जो है फल उत्पादन आदेश सरकार द्वारा भारतीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 1946 में लागू किया गया था। और 1955 ईस्वी में जो है आवश्यक पदार्थ अधिनियम बना गया, जो है बना, उसकी धारा 111 के अंतर्गत संशोधन किया गया। और यह आदेश विभिन्न फल व सब्जी उत्पादों की गुणवत्ता से संबंधित न्यूनतम मानक निर्धारित करता है कि सफाई का स्तर कैसा है, इसका स्वास्थ्य रक्षा के जो है नियम के हिसाब से ठीक ठाक है कि नहीं है, पैकिंग कैसी है, चिन्हित इसको कैसे किया गया कि हाँ अच्छी चीज़ है, लेबल लगाने का, निर्मित करने का उसका कार्य, ये सब FAO के द्वारा फल और सब्जी की गुणवत्ता को चेक की जाती है, ठीक है, ये बात है। PFA क्या होता है भाई, PFA जो होता है एक FAO होता है, FAO जो कि हमने बता दिया फल और सब्जियों के लिए होता है। लेकिन जो आपका PFA होता है, PFA की बात की जाए तो 1955 ईस्वी में ये जो है इसका नाम क्या है भाई, जो है PFA का, तो प्रिवेंशन ऑफ फूड जो है एडल्ट्रेशन एक्ट है, वो देश भर में लागू किया गया। और इसमें जो है भोज्य पदार्थों के नमूने के विश्लेषण हेतु सेंट्रल फूड जो है लेबोरेटरी बनी। और इस कानून में मिलावट की रोकथाम प्रांतीय सरकार और स्थानीय संस्थाओं की सीधी जिम्मेदारी हो गई। तो ये चीज़ है, सेंट्रल पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी बनी जिसमें सरकारी फूड एनालिसिस मतलब एनालिस्ट के से युक्त फूड जो एनालिस्ट जो है डिवीज़न स्थापित किया गया। इन सभी के द्वारा क्या किया गया कि जो है फूड इंस्पेक्टर और जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर बनाए गए, वो इसकी जांच वगैरह करते थे। इसमें PFA के तहत जो नियम है, तो ये एक्ट है, PFA जो है एक प्रकार से एक्ट है, FAO एक प्रकार से उसी का तहत एक प्रकार से ये वही मतलब कि प्रमाणन बोर्ड के एक प्रकार से तात्पर्य है, फल और सब्जियों को लेकर के PFA और FAO खास करके है, ठीक है। और जो ICMR एक जो है शब्द होता है, ICMR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, इसके आधार पर 25 ग्राम कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो ये ICMR एक प्रकार से कैलोरी को बताता है कि हाँ कितने किलो कैलोरी जो है किसकी आवश्यकता होती। तो आपसे अगर पूछा जाए कि स्त्री को कितने किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है एक दिन में, तो 45 ग्राम कैलोरी की आवश्यकता होती है। ये बात जो है ICMR के द्वारा बताई गई, ठीक। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। आगे समझते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न है कि भोजन को पकाने और पारिष्कृत करने की कितनी विधियां प्रचलित हैं। भोजन को पकाने और पारिष्कृत करने की कितनी विधियां प्रचलित हैं। तो भोजन को पकाने के लिए लगभग खास करके और पारिष्कृत करने के लिए मतलब अच्छा बनाने के लिए खास करके 7-8 विधियों के बारे में बताते हैं। तो पहली विधि आपकी हो सकती है क्या, पहली विधि है पानी को उबालना। क्या, पानी को उबालना। तो ये भोजन को पकाने में जैसे कि जो है किसी भोजन को उबाल करके जो है बनाया जाए खाना, तो पानी को उबाल करके उसमें भोजन डाल दिया जाए और भोजन बन जाए, जैसे कि चावल वगैरह हो गया,
ठीक। दूसरी बात क्या है, वाष्प से भोजन बना, कुकर आप में दाल रख दिया, कुकर से भाप के द्वारा बन गई, ठीक है, भाप के द्वारा बनाना। या फिर आपने जो है भाप दाल वैसे आसा फरा कभी खाए होंगे, जैसे कि पहले कभी अभी बनता होगा, जिसके यहाँ पता होगा जिनको कहते नहीं, जैसे कि एक आपने जो है थोड़ा सा बड़ी सी जो है भगोना लिया, कढ़ाई लिया, कुछ भी लिया, कढ़ाई नहीं, जो एक प्रकार से बटुला या फिर कुछ बटुली ले लिया। उसमें क्या करा कि उसमें जो है अंदर पानी भर दिया और नीचे से जो है इस पर क्या कर दिया, टेम्परेचर दे दिया और ऊपर एक सूती कपड़ा जो है उस पर बांध दिया, और सूती कपड़ा बांध दिया और उसके ऊपर क्या कर थोड़ा सा गड्ढा कर दिया, इसमें थोड़ा सा गड्ढा करके सूती कपड़ा बांध दिया, और उसमें उसी गड्ढे में जो है आपने जो है चावल के आटे का जो है कुछ जो है प्रोडक्ट बनाया और उसको उसी में रख दिया, मोमोज वगैरह भी ऐसे, उसको उसी पर रखा और उसके बाद में उसको ढक दिया, और उसके बाद थोड़ी देर उस पर भाप लगती गई और उसके बाद में वो पक जाता। तो वो जब निकालते तो ये एक प्रकार से ये इस विधि के द्वारा भोजन बनता है। एक पानी उबाल करके पानी में डाल करके बनाया जाता है, और एक जो है पानी को रख करके उसके ऊपर सूती कपड़ा रख करके बनाया जाता है। तो ये दूसरा प्रकार होगा। तो वाष्प देना आप लिखेंगे कि भोजन को पकाने और पारिष्कृत करने के लिए निम्नलिखित विधियाँ प्रचलित हैं। उनमें से लिखेंगे कि पहली विधि क्या लिखेंगे, पहली विधि लिखेंगे पानी में उबालना, पानी में उबाल करके भोजन बनाया जाए। दूसरी बात क्या भाई, वाष्प दे करके भोजन बनाया जाए। तीसरा ऐसा होता है कि तंदूर में पकाना, तंदूर पकाना समझते नहीं, एक तंदूरी रोटी आपने खाई होगी। तंदूर किसको कहते हैं, तंदूर कोई जो है चीज़ नहीं है। तंदूर जो होता है, जो जिस भट्टी में उस रोटी को बनाया जाता है उसे तंदूर कहते हैं। लंबी सी भट्टी होती है, लंबी सी भट्टी होती है, उसमें नीचे से छेद होता है, यहीं से इसमें ताप दिया जाता है और ऊपर से खुला हुआ होता है, और उसमें जो है एक जो है लोहे का चीज़, मतलब कि लोहे का एक प्रकार से कोई यंत्र लेकर के उसमें जो है रोटी को यहीं पर लगा दिया जाता है, उसमें चिपका दिया जाता है, और भट्टी में मिट्टी की होती है तो वो रोटी बनती रहती है, तो तंदूर विधि के द्वारा। ठीक, तो ये पहली विधि कौन सी होगी भाई, भोजन मतलब पानी में उबाल करके भोजन बना जाए। दूसरा क्या हो गया आपका, वाष्प दे करके। तीसरा क्या भाई, तंदूर में पकाना भोजन को। ठीक। चौथा किस प्रकार से, आग पर सेंकना, आग पर सेंकना समझते हैं ना, आग पर सेंक करके जो है कोई भोजन बनाया, जैसे कि रोटी वगैरह बन गई, ये किस पर बनती है, आग पर सेंक करके बनाई जाती है। ठीक। और पांचवी विधि क्या होती है भाई, जैसे कि पूड़ी बनाई जाती है, तो पूड़ी तल करके बनाई जाती है। पूड़ी को जैसे हम तेल जो है वसा जो होता है, तेल को हम क्या करते हैं भाई, तेल को गरमा लेते हैं और उसी गर्म तेल में हम जो है आटे को डाल देते हैं, तो भोजन हम बन जाता है, पूड़ी बन गई, तो उसको तलना विधि कहते हैं। तो पांचवी विधि क्या होगी आपकी, तलना। छठवें पर आप बता सकते हो, जैसे कि जो है डिब्बा बंदी करके, जैसे डिब्बा बंदी करके भोजन बनाया जाए, कोई डिब्बा हो या कोई डिब्बा को बंद करके भोजन बनाए, जैसे कि खास करके यहाँ पर डिब्बा बंदी कहने का मतलब यहाँ पर तात्पर्य इसका ये होगा कि जो भाप वाली विधि है, वाष्प के द्वारा सेकना, तो वाष्प देना वाला जो विधि है वो खास करके फरा बनाने में, आसा बनाने में कार्य आता है। और जो डिब्बा बंदी मतलब कि एक प्रकार से प्रेशर कुकर बंद कर दिया उसको बना, ये एक प्रकार से। ठीक। और सातवां क्या होता है, निर्जलीकरण, क्या, निर्जलीकरण के द्वारा। तो ये 7 प्रकार के भोजन पकाने की विधियां हैं जो कि हमने आपको बता दी। तो ये कितने हो गए आपके, लगभग 10 प्रश्नों के उत्तर को हमने बता दिया। अगला प्रश्न आपके समक्ष है लघु उत्तरीय का, सभी प्रश्न आपको अनिवार्य हैं, 200 शब्दों में आपके उत्तर लिखने हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। एग्जाम्स में अगर आपसे पूछे कि कब्ज का इलाज किस प्रकार से किया जाता है, तो बताएंगे आप कब्ज का इलाज 3 प्रकार से किया जाता है। पहला क्या होता है भाई, व्यक्ति की आदतों को बदल करके, व्यक्ति की आदत को बदल दिया जाए तो कब्ज जो है खत्म हो जाएगा। आहार चिकित्सा के द्वारा हम जो है कब्ज का इलाज कर सकते हैं, और चिकित्सा उपाय के द्वारा हम जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। भोजन पकाते वक्त राइबोफ्लेविन किस प्रकार से नष्ट हो जाता है, तो भोजन बनाते वक्त भोज्य पदार्थ पर गिरने वाली तेज प्रकाश किरणों से नष्ट हो जाता है, भोज्य पदार्थ को गर्म करने से नष्ट हो जाता है, भोजन बनाने के लिए प्रयुक्त अतिरिक्त पानी को ओसा देने से नष्ट हो जाता है, भोजन बनाते समय दाल या सब्जियों में मीठा सोडा डालने से जो होता है वो भोजन में जो राइबोफ्लेविन होता है वो नष्ट हो जाता है। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर होगी बातें। विटामिन के का शारीरिक कार्य क्या भाई, तो विटामिन के जो होता है रक्त के थक्के को जमाने के लिए आवश्यक होता है, और यदि विटामिन के अधिक मात्रा में दिया जाता है तो जो है एक प्रकार से क्या प्रोथोम्बियन स्तर जो है बढ़ जाता है, और जो है कम दिया जाए तो ये घट जाता है। ठीक, ये बात क्लियर होगी। तो इतनी बात हमने आपको बता दी, निश्चित तौर पर आपने सारे के सारे मुद्दों को समझा होगा। हमने पूरी की पूरी बातें आपको बता दी, एक भी प्रश्न जो है अब आपसे छोड़ करके नहीं जाएगा, तो आप परेशान मत होइएगा। ठीक, आपसे एक प्रश्न और पूछ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट का समान सूत्र क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट का समान सूत्र होता है आपका CH2O। क्या होता है, CH2O। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो C मतलब कार्बन और H अर्थात मतलब हाइड्रोजन, और O अर्थात ऑक्सीजन से मिलकर के बने होते हैं। जब कार्बन की मात्रा 1 होगी तो हाइड्रोजन की मात्रा 2 होगी और ऑक्सीजन की मात्रा 1 होगी, अर्थात कार्बन और ऑक्सीजन की मात्रा बराबर होगी, हाइड्रोजन की मात्रा इन दोनों की दुगुनी होगी। ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर रखा, अगर कोई सूत्र बनाना हुआ तो C2
अब C6 कर दीजिए, C6 जैसे कि C6 तो H कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बन गया क्या भाई ये ग्लूकोज। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गई बातें, आगे बढ़ा जाए। तो और भी अब प्रश्नों को हम समझते हुए आगे बढ़ते हैं और आसानी से हर एक मुद्दे को हम समझाते हुए चलेंगे। ठीक, क्लियर होगी बातें, चलिए भाई अगला प्रश्न आपके समक्ष, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, 200 शब्दों में आपको लिखना है उत्तर खंड भाव। यहाँ पर क्या होगा आपको, जैसे यहाँ पर प्रश्न दिया है कि कुपोषण से आप क्या समझते हैं और कुपोषण के लक्षण तथा उपचार बतलाइए। अगर ये प्रश्न पता तो करिए, इसके स्थान पर दूसरा प्रश्न कर सकते हैं आप। यहाँ पर और दिया है पौष्टिक तत्वों पर एक टिप्पणी लिखिए, तो दोनों पर में से आप कोई एक प्रश्न कर सकते हैं। ओके, दोनों में से कोई एक प्रश्न आप कर सकते हैं यहाँ पर। ये इसमें खास करके अच्छी बात होती है कि दोनों में से चाहे जो आप करें मतलब नंबर आपको बराबर मिलेगा, दोनों करें मतलब दोनों आपको नहीं करना है, एक ही करना है इनमें से, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गई बातें। प्रश्न क्या है आपका कि कुपोषण से आप क्या समझती हैं, तो कुपोषण से आप क्या समझती हैं, कुपोषण के लक्षण और उपचार बताइए। समझते हैं भाई कुपोषण क्या होता है, तो पोषण तथा स्वास्थ्य से गहरा संबंध होता है। किसी भी मनुष्य का स्वास्थ्य जो होता है उसके पूर्ण पोषण संतुलित पौष्टिक आहार की उचित मात्रा पर निर्भर करता है। शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार सभी भोज्य पदार्थ उचित मात्रा में अगर नहीं मिलते हैं या आवश्यकता से अधिक मिल जाते हैं किसी शरीर के विकास में, मतलब क्या आवश्यकता से अधिक मिले या फिर आवश्यकता से कम मिले, तो शरीर का विकास, उसकी शरीर की वृद्धि, शरीर की क्रियाशीलता में क्या हो जाती है, रुकावट उत्पन्न होने लगती है। और इसी रुकावट को, इसी वृद्धि के रुकने को, इसी विकास की दर को रुकने को ही हम कुपोषण कहते हैं। अर्थात इस प्रकार से क्या होता है कि जब क्या होता है भोजन हमको सही तरीके से या भोजन में पौष्टिक तत्वों की मात्रा हमको सही तरीके से नहीं मिल पाती है, तो हमारा पोषण स्तर निम्न हो जाता है, हमारे शरीर का विकास रुक जाता है। तो इसी को रुकने को तो क्या कहते हैं, हम कुपोषण कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा, तो कुपोषण से आप ये बता सकते हैं कि हम ये समझते हैं। आप कुपोषण के लक्षण आपसे पूछा गया और उपचार पूछा गया। तो लक्षण, पहला लक्षण क्या है भाई कुपोषण का, कि कुपोषण के कारण से क्या होता है, बच्चों के दांत जो होते हैं वो देर से निकलते हैं। तो जिस बच्चे के दांत देर से निकलते हैं समझिए उसके अंदर क्या है, कुपोषण है, उसका सही तरीके से पोषण नहीं हुआ। बच्चे अस्वस्थ रहते हैं, ये दूसरा लक्षण, मतलब कि वही लक्षण लिख दीजिएगा कि जो है कुपोषण के कारण बच्चों के दांत देर से निकलते हैं तथा बच्चे अस्वस्थ रहते हैं, पहला इसका लक्षण होता है कुपोषण का। दूसरा लक्षण ये है कि शरीर दुर्बलता, शरीर क्या हो जाता है, दुबला हो जाता है और पीला दिखाई पड़ने लगता है। मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं तथा चेहरे पर झुर्रियां जो है वो पड़ जाती है कुपोषण वाले व्यक्ति की। तीसरा इसका जो है लक्षण ये है कि व्यक्ति के चेहरे तथा आंखों में सुस्ती नजर आती है, आंखों में गड्ढा तथा नीली रेखा पड़ जाती है। इसको डार्क सर्कल आप लोग कहते हैं कि अंग्रेजी में जो खासकर लड़कियां इस पर ज़्यादा ध्यान देती हैं कि हाँ डार्क सर्कल हो गई, इसको मिटाना है कैसे, तो क्या करेंगे, ये चीज़ें फला फला फला। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो डार्क सर्कल जो होता है वो जो है हो जाना। चौथी बात यह है कुपोषण का लक्षण ये है कि मनुष्य का जो वक्षस्थल होता है वो दब जाता है और पेट जो होता है वो निकल आता है। तो पेट अगर निकल आए बाहर और आपका जो है थोड़ा सा वक्षस्थल जो है एक प्रकार से थोड़ा सा जो आपका चेस्ट है या फिर जो आपका ये, तो मतलब ये थोड़ा सा दब जाता है और पेट आगे निकल जाता है, तो इससे क्या होता है, ये भी कुपोषण की पहचान है। पांचवा चीज़ क्या है कि बालों की चमक जो होती है जाती रहती है और दांत शीघ्र खराब हो जाते हैं, ये भी कुपोषण का लक्षण है। छठवां लक्षण इसका आप बता सकते हो कि मनुष्य का कद जो होता है जो है ठिगना रह जाता है, मतलब कि छोटा सा रह जाता है। आयु एवं लंबाई के अनुसार उसका वजन जो होता है नहीं रहता है, आयु एवं लंबाई के हिसाब से जिससे इतना वजन होना चाहिए था उसको, उसका नहीं होता है वो। सातवीं बात यह है कि शरीर में रोग अवरोधक क्षमता उसकी कम हो जाती है और चिंता उसको ज़्यादा रहती है। ठीक, कई चीज़ें हैं ये सब। ठीक, तो इसके लक्षण हो गए। अब भाई उपचार क्या लिखेंगे, उपचार में लिखेंगे कुपोषण के उपचार, हेडिंग डालेंगे। अब कुपोषण से पहले आप लिखेंगे कुपोषण, सबसे पहले लिखेंगे कुपोषण से हमारा तात्पर्य, हेडिंग में लिखिए कुपोषण, लिखेंगे कुपोषण केवल या फिर ऐसे लिख दीजिए कुपोषण। उसमें जो पहले हमने बताया उसको लिखेंगे, उसके बाद में लिखेंगे कुपोषण के लक्षण, फिर उसमें जितनी बातें हमने बताई उसको लिखेंगे, फिर लिखेंगे कुपोषण के उपचार। अब उपचार में क्या लिखेंगे भाई, उपचार में लिखेंगे भाई आहार में सुधार किया जाए, पहला आहार में सुधार किया जाए। दूसरी बात क्या है कि दैनिक जीवनचर्या अपनी सेट करी जाए कि कब कब आपको खाना खाना है, कितने समय में क्या क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, तो ये सब आपको फिट करना लेना है कि हाँ किस तरीके से, तो आपको दैनिक दिनचर्या सेट कर लेनी है और आहार में अपने सुधार कर लेना है। ठीक, ये बात दो चीज़ आप कर लीजिए तो अच्छे तरीके से हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, पौष्टिक तत्वों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पौष्टिक तत्वों पर टिप्पणी लिखने के लिए प्रश्न पूछा गया भाई। तो पौष्टिक तत्व क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं इसको, पौष्टिक तत्वों को। और पौष्टिक तत्व जो होते हैं
हमारे शरीर में जो है क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो जो मानव शरीर को पोषण प्रदान करते हैं वही क्या होते हैं, वही पौष्टिक तत्व कहलाते हैं। पौष्टिक तत्व शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखने में सहायता प्रदान करते हैं, शरीर के विकास में, वृद्धि में, शारीरिक क्रियाओं को संतुलित मतलब कि सुसंचालित रखने में पौष्टिक तत्व सहायता प्रदान करते हैं। इस प्रकार से शरीर को पोषण प्रदान करने वाला आहार अनेक रासायनिक पदार्थों का संयोजन होता है। और शारीरिक आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से बात की जाए तो लगभग 50 रासायनिक पदार्थों को 6 प्रमुख समूहों में हम लोग बांटते हैं और इन्हीं 6 समूहों को पौष्टिक तत्वों के नाम से जाना जाता है। वो 6 समूह कौन कौन से हैं? पहला है आपका प्रोटीन, दूसरा है आपका विटामिन्स, तीसरा है आपका वसा, चौथा है आपका कार्बोज, पांचवा है आपका खनिज लवण और छठवां है आपका जल। ये 6 प्रकार के तत्व मतलब पौष्टिक तत्व होते हैं जो कि हमारे शरीर को क्या करते हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमारे शरीर को एक प्रकार से आगे बढ़ाते हैं, हमारे शरीर के विकास डेवलप करते हैं, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करते हैं। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। भिन्न भिन्न जो भोज्य पदार्थ होते हैं इनमें अलग अलग प्रकार की क्वालिटियाँ होती हैं, अलग अलग प्रकार के गुण होते हैं। ठीक, क्लियर होगी बातें? आगे समझते हैं और भी मुद्दों को हम। इतनी बात क्लियर हो गई, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके समक्ष तीसरा नंबर, आयोडीन का प्रमुख कार्य क्या है, इसकी कमी और अधिकता से क्या प्रभाव पड़ते हैं। अगर मान लेते हैं आयोडीन आपके शरीर में, सबसे पहले बताएंगे कि आयोडीन का कार्य क्या है, तो आप लिखेंगे हेडिंग में आयोडीन का कार्य। दूसरी हेडिंग क्या डालेंगे भाई? दूसरी हेडिंग आपको ये डालना पड़ेगा कि जो है आयोडीन की कमी, लिखेंगे कि आयोडीन की कमी से शरीर में प्रभाव, फिर लिखेंगे आयोडीन की अधिकता से शरीर में प्रभाव। ठीक, तो दोनों हेडिंग आपको पढ़ी होनी चाहिए आपके जो है एग्जाम्स में, पेपर में। ठीक, तो प्रश्न बड़ा ही अच्छा है, एग्जाम्स में आ सकता है। प्रश्न क्या है कि प्रोटीन क्या है, प्रश्न कि आयोडीन का प्रमुख कार्य क्या है, आयोडीन का प्रमुख कार्य क्या है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। आयोडीन का प्रमुख कार्य क्या है? ठीक, प्रश्न क्या है कि आयोडीन का प्रमुख कार्य क्या है और इसकी कमी और अधिकता के क्या कारण है, कमी और अधिकता के क्या कारण है। बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम्स में आ सकता है, आप लोग इसको जो है ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो आगे समझते हैं हम। प्रश्न क्या था भाई? प्रश्न है आपका कि आयोडीन का प्रमुख कार्य क्या है। आयोडीन क्या है? एक आयोडीन आपका एक खनिज पदार्थ है, खनिज लवण है। तो इसका क्या कार्य है? इसकी कमी से सबसे पहले यानी घोंघा रोग होता है, तो इसकी कमी और अधिकता से क्या प्रभाव पड़ता है शरीर में, इसको हम समझते हैं सबसे पहले। तो आयोडीन का प्रमुख कार्य क्या है, इसको आपको बताएं। तो आयोडीन जो होता है, आयोडीन थायराइड ग्रंथि का एक अंग होता है जो शरीर में ऊर्जा के उपयोग की गति को जो होता है ठीक रखता है। इसलिए थायरॉक्सिन के विभिन्न कार्यों के लिए यह जरूरी होता है। यह शरीर के विकास एवं जो है उपापचय की जो गतिविधियां होती हैं उसमें तेजी लाता है। आयोडीन ऊर्जा उत्पादन में भी आयोडीन मदद करता है। प्रोटीन में उपस्थित जो कैरोटीन होता है उसको विटामिन ए में बदलता है। अमीनो अम्ल के ऑक्सीकरण तथा नाइट्रोजन को निकालने में मदद करती है। इसके साथ ही जो कोलेस्ट्रोल के निर्माण को भी नियमित करती है। कौन? आयोडीन। तो ये आयोडीन की थोड़ा सा एक प्रकार से कार्य हो गए जो हमने आपको बता दिया। आयोडीन जो होता है एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में कुल जितनी आयोडीन होती है उसका 1/3 भाग थायराइड ग्रंथि में होता है जो लगभग 20 से मतलब 25 से 30 मिलीग्राम होता है। ठीक, ये बात ध्यान रखिए। थायराइड तंतु में इसका जमाव शरीर के किसी अन्य तंतु की तुलना में 2500 गुना अधिक होता है। ठीक, आयोडीन की कमी से क्या प्रभाव पड़ेगा, अर्थात डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। आप हेडिंग डालेंगे कि आयोडीन की कमी से प्रभाव। ओके, क्या प्रभाव डालेंगे भाई? तो आयोडीन कमी से क्या हो जाएगा, तो आयोडीन की कमी से क्या क्या होगा भाई? तो आयोडीन की जो है भोजन में कमी अगर हो जाती है तो उससे जो है गलगंड यानी कि जो घोंघा रोग होता है जिसको आप गोइटर कहते हैं अंग्रेजी में, वो रोग हो जाता है। और यह दुनिया के ऐसे इलाकों में होता है कि जहां मिट्टी में कम आयोडीन पाया जाता है। यही कारण है कि इन इलाकों में भोजन और जल में भी आयोडीन की कमी होती है। दी ग्रेट बेकस उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में, स्विट्जरलैंड हो गया आपका, मध्य अमेरिकी देश हो गए, दक्षिणी अमेरिका हो गया, इन सभी के पर्वतीय क्षेत्र और न्यूजीलैंड ऐसे इलाके जहाँ पर क्या होता है घोंघा अर्थात गलगंड की बीमारी जो है वो अधिक मात्रा में होती है। ठीक, ये बात आप ध्यान रखेंगे। खास करके भारत में भी यह एक समस्या बना हुआ है, विशेष करके हिमालय के निकटवर्ती तराई के इलाकों में आप देखेंगे, महाराष्ट्र और विंध्याचल के नीचे प्रदेशों में, औरंगाबाद वगैरह में, तो जहाँ लगभग 50% लोगों को यह रोग जो है। और ये ही इलाके हमारे देश में घींघा अर्थात गलगंड रोग से क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। तो ये बीमारी बड़ी घातक बीमारी है और इससे ये बीमारी जो है किससे होती है, आयोडीन की कमी के कारण से होती है। अब आयोडीन की मान लेते हैं आपके शरीर में क्या हो जाती है,
जो है क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। खास करके आयोडीन कमी से बच्चों की त्वचा जो होती है खुरदरी हो जाती है और मोटी हो जाती है। जीभ भी उनकी क्या हो जाती है, जीभ बढ़ जाती है। होंठ जो होते हैं मोटे हो जाते हैं। तो ये सब आयोडीन की कमी से कारण से रोग होते हैं। आयोडीन की अधिकता से क्या होता है भाई, आयोडीन की अधिकता से क्या होता है कि थायराइड ग्रंथि जो होती है वो अधिक हो जाती है और अधिक क्रियाशील होने से उसके भोजन का अधिक ऑक्सीकरण होने लगता है। तो इसका रोगी जो होता है दुबला पतला और बेचैन हो जाता है और उसे लगातार भूख लगने लगती है, आंखें सूज जाती हैं उसकी। गोभी, सरसों, अलसी, सलगम में थायरॉक्सिन पदार्थ होता है जो इस रोग को दूर कर सकता है। तो इसीलिए जब आयोडीन की अधिकता हो जाती है किसी के अंदर, तो गोभी, सरसों, अलसी ये सब खाता है, सलगम, तो उसकी कमी आती है। ऐसी दशा में इनका उपयोग जो है आवश्यकता अनुसार अगर जो व्यक्ति करता है तो उसका रोग जो है ये दूर हो जाता है। तो आयोडीन की कमी से की भी घातक है और इसकी अधिकता भी घातक है। ठीक है, ये दोनों बात ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर ये प्रश्न नहीं पता तो दूसरा प्रश्न इसके स्थान पर आप कर सकते थे भाई। कौन सा है कि प्रोटीन कैलोरी जो है कुपोषण राष्ट्रीय स्वास्थ्य समस्या है, टिप्पणी कीजिए। प्रोटीन कैलोरी कुपोषण राष्ट्रीय स्वास्थ्य समस्या है, टिप्पणी कीजिए। अर्थात प्रोटीन कहने का मतलब यह है कि प्रोटीन की कमी से क्या कौन कौन सा रोग होता है। तो प्रोटीन कमी के से जो रोग होता है खास करके मारासमस और क्वाशियरकर नामक रोग होता है। तो खास करके शिशुओं व बढ़ती उम्र के बच्चों में प्रोटीन व ऊर्जा की हीनता से जनित दो रोग होते हैं, एक मरासमस होता है और एक क्वाशियरकर होता है। और इन रोगों का प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, मरासमस में क्या होता है, मरासमस जो है या ग्रीक भाषा का शब्द है मरासमस, जिसका मतलब होता है व्यर्थ करना। तो एक बच्चे के मतलब 1 वर्ष के बच्चे अधिकांशतः इस बीमारी से पीड़ित होते हैं जो 1 साल के होते हैं। 6 महीने के पश्चात बच्चे को पौष्टिक तत्वों की अधिकता मतलब आवश्यकता अधिक होती है, परंतु उनको इस समय उचित आहार जब नहीं मिल पाता है तो ऐसी स्थिति में बच्चे में मरासमस नामक रोग हो जाता है। मरासमस का साफ लक्षण ये है कि जो है मुख्य रूप से इसमें क्या होता है, वृद्धि बच्चे की रुक जाती है, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है और उसके बाद में संवेदना उसकी शून्य हो जाती है और कै दस्त भी उसके लग जाते हैं और बच्चों की भूख प्रभावित होती है इससे। बच्चा दिन भर मतलब कि दिन का दिन सूखता चला जाता है, त्वचा पर वसा की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। तो उम्र के अनुसार शारीरिक भार में भी उसकी कमी आ जाती है, लंबाई उसकी और उसका पूर्णतः विकास जो है सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो ये इसका एक सामान्य लक्षण है। पाचन तंत्र जो होता है एक प्रकार से इसमें जो है पेट भूख के कारण से पिचक जाता है उसका और कभी कभी गैस की अधिकता से फूल जाता है बच्चे में और पानी के समान दस्त बार बार उसके जो है आती रहती है। ये चीज़ें हो जाती हैं और मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। त्वचा पर वसा की मात्रा काफ़ी घट जाने से त्वचा सूखी रह जाएगी, खुरदरी हो जाएगी और चकत्तेदार हो जाएगी। तो ये कई जो है लक्षण होते हैं मरासमक नामक बीमारी में। तो ये किसके कारण से होता है भाई, ये प्रोटीन की कमी से कारण से। अगर आपके शरीर में जो है प्रोटीन की कमी है तो इस प्रकार से रोग खास करके होता है बच्चों में। ठीक, और क्वाशियोरकर जो रोग होता है, इस रोग की खोज सबसे पहले 1933 ईस्वी में डॉक्टर सिसिली विलियम महोदय ने करी थी। और जो है क्वाशियोरकर शब्द का अर्थ होता है कि दूसरे बच्चे के जन्म से पूर्व बच्चे को बीमारी लगना। मतलब यह रोग जो होता है खास करके जो है क्वाशियोरकर नामक रोग होता है 1 साल से लेकर के 3 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें अधिक मात्रा में देखा जाता है। और जब माता दूसरे शिशु को शीघ्र ही जन्म दे देती है तो ऐसी स्थिति में पहले बच्चे को समय से पहले ही माँ का दूध छोड़ना पड़ता है और इसमें माँ के दूध से बच्चे को जो प्रतिरोधात्मक शक्ति मिलती है इसका जो है उसका बच्चे में नितांत अभाव हो जाता है। और यदि पशु जय दूध जो है मतलब पशुओं के द्वारा जो मिलने वाला दूध है वो उसे मिलने लगता है, मिले भी तो उसमें मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से जो है उसमें उतना ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं पाया जाता जो कि माता के दूध में पाया जाता है। तो अगर बच्चे को माता का दूध नहीं मिलता तो बच्चे में एक प्रकार से क्या होता है, क्वाशियरकर नामक रोग की होने के चांसेस जो है ज़्यादा रहते हैं। इसका सामान्य लक्षण ये है जो है क्वाशियरकर नामक रोग का कि इसमें क्या हो जाता है, आपकी जो है वृद्धि जो होती है वो रुक जाती है, बच्चा सुस्त हो जाता है, उदास हो जाता है। ये कई चीज़ें होती हैं उसमें, उसके जो है हाथ पैर में सूजन आ जाती है। ये तमाम सारी चीज़ें ठीक है। और उसके धीरे धीरे समस्त शरीर में जो है उसके क्या हो जाता है भाई, सूजन आने लगती है। चेहरे की बात की जाए तो उसमें क्या होता है भाई, त्वचा पर चकत्ते पड़ जाते हैं। ये कई चीज़ें होती हैं, मांसपेशियों में वृद्धि रुक जाती है उसकी। ओंठ के किनारे किनारे जो है फटाफट मतलब ओंठ थोड़ा सा फट जाता है, सूख जाता है ओंठ जल्दी। जीभ की सतह चिकनी हो जाती है और एक प्रकार से बात की जाए बाल पतले हो जाते हैं, कड़े हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और जो है उसके बाल के रंग भी परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं।
और प्रोटीन की कमी से रक्तताल्पता नामक रोग भी हो जाता है। तो ये कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। तो ये क्लियर होगी बातें। ओके, आगे समझते हैं हम। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा प्रतिपादित आहारीय मतलब समूहों को वर्गीकृत कीजिए। विभिन्न जो है विद्वानों के अनुसार जो वर्गीकृत जो आहारीय समूह हैं उनके बारे में आपको बताना है। जो विभिन्न विद्वानों ने जो खाद्य समूह बताए हैं उनके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो आप देखिए भाई क्या क्या समूह होते हैं खाद्य समूह में। तो खाद्य समूह मुख्य रूप से विभिन्न वैज्ञानिकों ने 7 तरीके से बांटा है। बुनियादी या 7 जो है समूहों में आहारीय समूह का परिचय विद्वानों ने दिया है। तो पहला जो खाद्य समूह है उसका नाम क्या है भाई? उसका नाम है प्रथम समूह। प्रथम समूह, द्वितीय समूह, तृतीय समूह, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ और सप्तम, ये 7 समूहों में बांटा है। तो प्रथम समूह में आपकी हरी सब्जियां हो गई और पीली सब्जियां हो गई जो कि विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी देती हैं और लोहे के अच्छे साधन है, मतलब कि आयरन प्राप्त होता है जिनसे। तो ये सब जिससे आयरन प्राप्त होता है, विटामिन ए, बी, सी मिलती है हमको, ये सब प्रथम समूह के अंतर्गत आते हैं। सब्जियां वगैरह, हरी सब्जियां, पीली सब्जियां, सब। द्वितीय जो है भोज्य समूह में आपका जैसे विटामिन सी युक्त जो आहार वाले होते हैं, जैसे कि रसीले फल हो गए, आंवला हो गया, आपका अमरूद हो गया, ताज़ी सब्जियां हो गई, ये सब द्वितीय समूह में आती हैं। तृतीय समूह में भोजन की वही चीज़ें आती हैं जैसे कि वह सब्जियां एवं फल आते हैं जो कि प्रथम एवं द्वितीय समूह में नहीं आते हैं। तृतीय समूह में जैसे कि सेब हो गया, आपका खरबूजा हो गया, केला हो गया, लीची हो गई और जो है फालसे हो गए, बैगन हो गया, करेला हो गया, खीरा हो गया, आपका ककड़ी हो गया, ये सब आते हैं। ठीक, तृतीय समूह में। चौथे समूह में आता है भोज्य समूह में, चौथे भोज्य पदार्थ समूह में, चतुर्थ भोज्य समूह में आपका दूध आता है और दूध से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, आपका दही, मक्खन, ये सब आते हैं, घी वगैरह, ये दूध दूध और दूध से बने हुए सारे के सारे पदार्थ चतुर्थ भोज्य समूह में आते हैं। पांचवें भोज्य समूह में आपके प्रोटीन के जो है कुछ उत्तम साधन जैसे कि मांस हो गया, अंडे हो गए, दालें हो गई, सूखे मेवे हो गई, ये सब आते हैं। ठीक, और छठवें वाले भोज्य समूह में जैसे कि कार्बोज के जो अच्छे साधन माने जाते हैं जैसे कि अनाज हो गया, आपका ब्रेड हो गया, चावल हो गया, ये सब आते हैं। ठीक, और सातवें में जो है आपका जो चर्बी युक्त भोज्य पदार्थ होते हैं वो आते हैं जैसे कि आपका मक्खन हो गया, घी हो गया और आपका तेल हो गया, मतलब जैसे कि जिनमें वसा ज़्यादा होती है तो वो पदार्थ आते हैं। ठीक, तो क्लियर होगी बातें। तो ये आपके 7 भोज्य समूह थे जो कि हमने आपको बताए। अगला प्रश्न है और करके दिया है आपके समक्ष कि आहार नियोजन में आहार विशेषज्ञ की भूमिका पर टिप्पणी की। जब भी आपसे आर करके प्रश्न दे तो आप उनमें से केवल एक ही करना, चाहे आर के ऊपर वाला कर दें चाहे आर के नीचे वाला कर दें, दोनों में से केवल आपको एक ही करना है और ज़्यादा आपको करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, आगे समझिए भाई। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि आहार नियोजन में आहार विशेषज्ञ की भूमिका पर टिप्पणी लिखिए। आहार नियोजन में आहार की भूमिका पर टिप्पणी लिखिए। तो ये प्रश्न खास करके अगर मैं आपको समझाऊंगा तो शायद उतना ज़्यादा समझ में ना आए क्योंकि इसमें थोड़ा सा जटिल है। और जटिल कहने का मतलब ये है कि आहार नियोजन में जो आहार विशेषज्ञ है उन्होंने क्या बताया, कैसे बताया, यही सब है। और बाकी कुछ आवश्यकता जो है इसकी ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही ज़्यादा आवश्यकता, लेकिन हो सकता है मैं इसको वैसे भी करवा दूं, लेकिन वैसे टाइम ज़्यादा जो है लगेगा। तो प्रश्न क्या है आपका भाई? प्रश्न आपका है कि आहार नियोजन में आहार विशेषज्ञ की क्या भूमिका होती है, इसको आपको बताना है। आहार नियोजन में आहार विशेषज्ञ की जो भूमिका होती है, जो आहार विशेषज्ञ होते हैं वो आखिरकार आहार नियोजन करने में क्या क्या भूमिका निभाते हैं। तो वास्तव में आहार विशेषज्ञ की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और अलग अलग प्रकार की होती है। प्रत्येक रोग के व्यक्ति की जगह स्वयं को मान करके विचार विमर्श लोग करते हैं इसमें और उसके हिसाब से आहार फिट करते हैं। आहार नियोजन या आहार आयोजन का मतलब होता है कि आहार को बताना कि हाँ कौन व्यक्ति क्या खाएगा, ये चीज़। ठीक, पहली बात यह है कि रोगी को भोजन स्वेच्छापूर्वक खाने की इच्छा होनी चाहिए, ऐसे मतलब कि आहार की व्यवस्था की जाए। दूसरी बात भाई, एक आहार विशेषज्ञ ध्यान रखिएगा कि रोगी को इस आहार द्वारा तृप्ति की अनुभूति होनी चाहिए। जैसे कि रोगी कोई चीज़ खाए तो उसको पता मतलब कि हाँ ये तृप्ति हो जाए, भूख की मिट जाए या उसकी इच्छा मर जाए, मतलब कि भोजन हो गया अब उसका। ठीक है। तीसरी बात यह है कि रोगी पर कोई भी अतिरिक्त तनाव एवं आर्थिक भार नहीं पड़ना चाहिए। चौथी बात यह है कि रोगावस्था में उचित समय में सुधार होना चाहिए। ये कई बातें हैं। ठीक, रोगावस्था भोज्य पदार्थ की ग्रहण करने की क्षमता को प्रभावित करती है। रूपांतरित अथवा परिष्कृत आहार जो है अतिरिक्त समस्या उत्पन्न करता है, तनाव की स्थिति, ये सब। तो भूमिका निभाने हेतु आहार शास्त्रज्ञ जो होते हैं और रोग एवं रोगी संबंधी निम्नलिखित जानकारी रखते हैं जो कि हमने आपको 3 बताई आपके समक्ष। ठीक, तो ये थी।
अगला है आपके समझ 5वां नंबर कि गर्भवती स्त्री का आहार आयोजन करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर एक गर्भवती महिला के आहार को इकट्ठा करना है तो उनमें क्या क्या चीज़ों को हमको ध्यान में रखना होगा। तो गर्भवती स्त्रियों के लिए आहार आयोजन करते समय अधिक सावधानी इसलिए बरतनी चाहिए क्योंकि इस अवस्था में क्या होता है, स्त्री को अधिक वसायुक्त और अधिक कार्बोयुक्त आहार जो है नहीं देना चाहिए। और इस प्रकार के आहार में मतलब इस प्रकार के आहार के सेवन में गर्भवती के शरीर में अधिक मात्रा में वसा एकत्रित हो जाती है और इसके कारण से क्या होता है, उसका शरीर जो है बढ़ जाता है, उसका भार बढ़ जाता है, जो कि गर्भवती स्त्री के लिए हानिप्रद है, मतलब लाभदायक नहीं है। अगर शरीर आपका मोटा हो गया तो दिक्कत है। प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बो तथा फास्फोरस की मात्रा जो है शरीर में रहे, इसके लिए गर्भवती स्त्री को प्रतिदिन 1 लीटर दूध जो है लेना चाहिए। अगर गर्भवती के शरीर पर सूजन दिखाई देती है तो उसके आहार में नमक की मात्रा को कम कर देना चाहिए। और गर्भवती के आहार में पनीर, छेना, मेवा, दालें, सोयाबीन आदि प्रोटीन युक्त आहार को सम्मिलित करना चाहिए। आहार गर्भवती मांसाहारी है, मतलब कि अगर जो है मांसाहारी है गर्भवती अगर, तो उसे आहार में यकृत और अंडा भी दिया जा सकता है। लेकिन अगर शाकाहारी है तो आप जो है उसके लिए पनीर, छेना और जो है मेवा, दाल ये सब व्यवस्था करें। लोहे की मतलब आयरन की पर्याप्त मात्रा के लिए गर्भवती के आहार में हरे पत्ते की जो सब्जियां होती हैं, पालक वगैरह ये सब रखें। पालक में मूंग की दाल मिला करके और छिलके वाली दालें, गुड़ तथा गुण के से बने हुए जितने भी पदार्थ होते हैं वो सब करें। तो उससे कारण से क्या होता है, वो यही होता है गर्भावस्थी स्त्री का आहार आयोजन। ओके, ये बात क्लियर होगी आपकी, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि कोमल आहार किसे कहते हैं। कोमल आहार क्या होता है भाई। कोमल आहार मतलब समझते हैं ना, कोमल माने होता है कि जो है एक प्रकार से कोमल आहार, मतलब कि थोड़ा सा कम सॉफ्ट जो है प्रकार से जो आहार होता है उसके बारे में कोमल आहार। ओके, समझते भाई कोमल आहार क्या होता है। और अगला प्रश्न है आपका कोमल आहार किसे कहते हैं। और अगला प्रश्न है आपका अतिसार के लक्षण एवं कारण आपको बताना है। और अगला है आपका मिलावट को रोकने हेतु सरकार द्वारा किए गए जो प्रयास हैं उनके बारे में। ठीक, तो प्रश्न आपका ठीक ठाक है, सारे के सारे प्रश्न हैं। आप पहला प्रश्न आप ये वाला 5वें का अथवा करके दिया, कोमल आहार से क्या समझते हैं। ये प्रश्न नहीं पता तो इसके स्थान पर आप इसके ऊपर वाला कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। कोमल आहार किसे कहते हैं भाई, तो जिसको सॉफ्ट डाइट कहते हैं आप, तो खास करके साधारण आहार को कोमल आहार में परिवर्तित जो है करते समय तमाम सारी बातों को ध्यान में भी रखना चाहिए। तो साधारण रूप से साधारण आहार तथा कोमल आहार में अंतर होता है। कोमल आहार की व्यवस्था उन व्यक्तियों के लिए की जाती है जो भोजन को सरलता से चबा नहीं सकते, आंतों तथा आमाशय से संबंधित रोगों या ऑपरेशन के पश्चात भी जो है चबा नहीं सकते लोग, तो इसीलिए क्या करा जाता है, उनको कोमल आहार दिया जाता है। कोमल आहार में रेशे युक्त भोज्य पदार्थों की कम मात्रा रखी जाती है और सभी पदार्थों को अच्छी तरह से पकाया जाना चाहिए। इसमें जैसे पके फल हो गए, केला, संतरा, सेब, मौसम्मी, ये सब जो है पूर्ण रूप से जो पके हुए हों ये सब आते हैं कोमल आहार में। खिचड़ी हो गया, खीर हो गया, पुडिंग हो गया, ब्रेड दूध में भिगो करके दे दी जाए, ठीक, ये सब होता है। कच्ची सब्जियों को महीन महीन काट करके पत्ता गोभी तथा सलाद के जो पत्ते हैं उनको कद्दू कस में कस कर ले, खूब अच्छे से सलाद बना करके घिस कर दे। ये सब जो है सब्जियों को कद्दूकस में कट जो है कस करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और उसको पकाएं। आलू को उबाल करके मसल दें एकदम से, ठीक, तो ये सब चीज़ें होती हैं। ये सब सॉफ्ट मतलब सॉरी कोमल आहार होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बातें, क्लियर हो गई, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न है अतिसार के लक्षण और कारण बताइए। अतिसार क्या होता है। अतिसार एक रोग है मेरे प्यारे दोस्तों। अतिसार क्या है आपका, अतिसार एक रोग होता है, तो उसकी आपको क्या बताना भाई। प्रश्न क्या कह रहा है, अतिसार के लक्षण बताइए। ओके, प्रश्न तो बड़ा दमदार है और एग्जाम्स में आता भी रहा है। अतिसार के लक्षण के लोग को लेकर के, अतिसार एक रोग होता है और उसी के बारे में आपसे लक्षण पूछ लिया गया कि अतिसार के लक्षण क्या है। तो आप बताने का प्रयास करें फटाफट से, जितने भी लोगों को पता हो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें कि अतिसार रोग क्या होता है। अगर आपको पता है तो लिखिए। वैसे मैं आपको बताऊं, अतिसार जो रोग होता है आपके लक्षण भी पूछा जा रहा है और कारण भी पूछा जा रहा है। सबसे पहले अतिसार क्यों होते हैं उनके कारण जान लीजिए भाई। पहले कारण जानिए, उसके बाद में लक्षण बताते हैं। तो जो है एक प्रकार से संक्रमण से फैलता है ये, ठीक।
कई तरह के जीवाणु जैसे कि आपका सिगोला या ई कोलाई हो गया, स्टेप्टोकोकस वर्ग के जीवाणु, ये सब भोज्य पदार्थों के द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं और अतिसार रोग उत्पन्न करते हैं। दूसरी बात यह है कि रासायनिक पदार्थ हो गए जैसे कि कैडमियम, लेड, आर्सेनिक जल के द्वारा प्रवेश करते हैं और अतिसार उत्पन्न करते हैं। विषाक्त जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। मनोवैज्ञानिक कारक कुछ हैं, औषधियाँ हैं, कुछ एंजाइम का असंतुलन है, पाचन तंत्र में विकार हो जाए, रोग की स्थिति में होता है जैसे कि न्यूरोपैथी, मधुमेह, यूरीमिया और एडिसन रोग की स्थिति में भी अतिसार बढ़ जाता है। अल्कोहल अगर आप अधिक मात्रा में लेते तो उससे भी होता जाता है। ठीक है, अतिसार के लक्षण को अब आपको बता दूं क्या क्या लक्षण होते हैं इसके भाई। तो अतिसार में जैसे बार बार मल त्याग होता है, मल में पानी की मात्रा अधिक होती है, मल माने लेटरिन ज़्यादा होती है, और पेट में दर्द और ऐंठन होती है दूसरा लक्षण। तीसरा लक्षण ये है कि व्यक्ति को बुखार हो जाता है, और उसके बाद में चौथा लक्षण ये है कि कभी कभी उल्टियाँ भी जो है होती हैं व्यक्ति को। और पांचवा इसका लक्षण ये है कि रोगी बहुत अधिक शारीरिक कमजोरी का अनुभव करने लगता है। और पांचवा इसका ये है भाई, छठवां अंतर ये है कि शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाने से शारीरिक क्रियाशीलता प्रभावित होती है। सातवां इसका लक्षण ये है कि शरीर में पानी की कमी हो जाती है। आठवां लक्षण इसका ये है कि त्वचा में ढीलापन आ जाता है। तो कई सारे का जो है कम चीज़ें हैं। ठीक, तो सार के कारण और लक्षण हमने मैं आपको बता दिए। और करके दिया अगला प्रश्न आपके समक्ष, मिलावट को रोकने हेतु सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों की चर्चा कीजिए। तो मिलावट को रोकने के लिए कई सारे प्रयास सरकार के द्वारा किए गए हैं। तो आपको हमने मिलावट को लेकर के जैसे PFA हो गया आपका, ये भी बनाया गया आपका PFA एक्ट 1954 ईस्वी में, मिलावट निरोधक अधिनियम जिसको कहते हैं PFA, द जो है प्रिवेंशन ऑफ फूड जो है एडल्ट्रेशन एक्ट जो है इसी को PFA के नाम से जाना जाता है। तो ये भी बनाया गया आपका। तो PFA भी खाद्य सुरक्षा से संबंधित है और इसी मिलावट को रोकने के लिए संबंधित है। ओके, पब्लिक हेल्थ लैब भी बनाया गया है, PHL, ये सभी तमाम सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये क्लियर होगी बातें आपकी। आप देखेंगे जो है हेल्थ मतलब होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय, इसमें फूड इंस्पेक्टर के द्वारा जांच भी होती समय समय पर, और इनमें देखा जाता है कि दूध, घी, तेल, मसाले में मिलावट तो नहीं हो पा रही है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। अगर दोषी होते हैं तो 4,000 जुर्माना देना पड़ता है, 6 महीने का कारावास होता है। तो ये कई चीज़ें हैं। ठीक, तो फिर आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्न है, और दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्नों के उत्तर को मैं और आपको देने का प्रयास करूंगा अलग वीडियो में। ठीक है, अब आप लोग देखिएगा, केवल 2 प्रश्न यहाँ से आपको जो है प्रश्न में आएंगे, मतलब केवल 2 प्रश्न आपको करने होंगे यहाँ पर आपको, और वो प्रश्न कौन से होंगे आप देखिएगा, इन्हीं में से आएंगे आपका। खंड सा है, 50 शब्द में मतलब 500 शब्दों में आपको उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है 7वां नंबर प्रश्न है कि भोजन की परिभाषा देते हुए उसके कार्यों को समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा युक्त पोषक तत्व कौन से हैं। मनुष्य शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का महत्व लिखिए। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि शाक सब्जियां किसे कहते हैं, इन्हें वर्गीकृत कीजिए। इनकी संरचना और पोषक मतलब कि पोषक मूल्यों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है आहार आयोजन से क्या तात्पर्य है। आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वही नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि विटामिन को परिभाषित करते हुए उनके गुणों को विस्तार से समझाइए। ये इतने प्रश्न आपके जो हैं यहाँ पर देखिएगा, 7 से लेकर के 11 नंबर प्रश्न तक ये 5 प्रश्न ऐसे हैं जो कि दीर्घ टाइप के प्रश्न हैं और आपके एग्जाम्स में आएंगे। इनको एक एक करके हम समझाने का प्रयास करेंगे। आपके अगर मिले उसमें तो आप लोग देख लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको इसी प्रकार से अच्छी जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। तो लगभग आज के वीडियो में आपने बहुत सारी चीज़ों को समझा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपने जाना होगा। एक ही वीडियो में बहुत जानकारी आपको मिल चुकी है। लगभग 10 लघु उत्तरीय और 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर और प्रश्न हमने डिस्कस करे। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए।